जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स है उसको टारगेट करते हुए हम आपके साथ में जीएस का कंप्लीट रिवीजन करवा रहे हैं। और ये जो रिवीजन क्लास है ये यूपीएससी के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए और स्टेट पीसीएस को टारगेट करते हुए हम आपके साथ में चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हमने आपके साथ पॉलिटी ऑलरेडी कवर कर ली है और मॉडर्न हिस्ट्री हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी हम आपके साथ में चर्चा का बिंदु बना रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इस क्लासेस के माध्यम से इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस एडवांस को समझने का प्रयास करेंगे। मैं मिस्टर कुमार एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन बायर यूपीएससी सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आज कंप्लीटली हम जानेंगे भारत का भौतिक विभाजन के बारे में, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे हिमालय को, उसकी संरचना को, भारत के पठार को, पर्वतों को, भारत के मैदानों को, तटीय द्वीपों को, आइलैंड को, इन सभी को डिटेल्स में हम आपके साथ में जानेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक और भारत के जो मैदान है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, भारत के जो पठार हैं जिसमें आप देखोगे दंडकारण्य पठार है, छोटे नागपुर का पठार है, इन सब के अलावा हम आपसे डिटेल्स में जानेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में, काराकोरम, लद्दाख, ये तो सब देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन विंध्यन पर्वत के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे भारत के पैसेज मतलब की दर्रे, कहां कहां पर कौन कौन से दर्रे हैं विद ट्रिक के अंदाज में। आपकी ट्रिक, हम आपको ट्रिक देंगे, मेथड देंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपको मालूम है कि चीजों को आपके टिप्स पर करवा देंगे। बस धैर्यपूर्वक इस सेशन को देखिएगा और यदि आपको चीजें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपना कमेंट जरूर दे करके जाइएगा क्लास के लास्ट में कि सर आनंद की अनुभूति हुई है क्लास में। हम इसी में जानेंगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हम जानेंगे भारत के आइलैंड के द्वीपों के बारे में, उन क्षेत्रों के बारे में। कंप्लीट तरीके से मैं आपको इस क्लासेस के माध्यम से इतना सब कुछ कवर करा देंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कर दो और अपना फीडबैक अवश्य रूप से देना है आपको। आइए फिर बढ़ते हैं आज की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं, आगाज करते हैं आज के सेशन का। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है भारत का भौतिक विभाजन। क्या उठता है? भारत का भौतिक विभाजन। बोले सर, जब हम भारत की बात करते हैं तो मैं भारत के मानचित्र मैपिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इस सेशन के माध्यम से आपको मैप भी भारत का बनाना आ जाएगा। यह भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। जिस टाइप से मैं भारत का मैप बनाता हूं उसी तरीके से आप भी क्या है भारत के मैप को बनाएं तो आप जल्दी चीजों को सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट वे में आप बना सकते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भारत का मैप है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से ये भारत का मैप है। ये आपका इंडिया है, प्यारा भारत है। अब यहां पर हमने टाइटल दिया है भारत का भौतिक विभाजन, जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की हम आपसे बात कर रहे हैं कि भारत को भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जानेंगे भारत का जो हिमालय का क्षेत्र है उसके बारे में। किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे भारत का जो हिमालय रीजन है, इस हिमालय रीजन के बारे में हम आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जो ये भारत का हिमालय का रीजन आपको मिलता है, इसमें हम खासतौर पर देखेंगे हिमालय, और हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल,
जास्कर और शिवालिक, इनको जानेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे आपसे भारत के इस भौतिक विभाजन के रूप में जानने का प्रयास करेंगे भारत के मैदानों के बारे में। जो भारत के मैदानी प्रदेश हैं इनके बारे में हम आपसे चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये भारत के क्या हैं? ये खासतौर पर भारत के मैदानिक प्रदेश हैं। और इस मैदानिक प्रदेश में हम आपसे जानेंगे जिसमें सिंधु के बारे में, इंडस के बारे में, गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्रा के बारे में, इन तीनों के मैदानों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करेंगे भारत के जो घाट हैं, भारत के जो घाट हैं जिसमें हम जानेंगे आपसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और आपका ईस्टर्न घाट, इसको भी डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे जो भारत के आइलैंड हैं उन सभी के बारे में। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा लक्षद्वीप, डिटेल्स में समझेंगे, और आपका अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, इसको भी कंप्लीट तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात इसके हम आपके साथ में जो चर्चा परिचर्चा करेंगे वो होगा आपका भारत के जो खासतौर पर पठार हैं, जो हिल्स भारत में आपको दिखाई पड़ती है। आपकी जगह आपको विजिबल नहीं हो रहा है, हाँ तो वाइट से ले लेते हैं। तो यहां पर आपको मिलेगा शिवालिक, शिवालिक को देखेंगे। उसके अलावा यहां पर आपको विंध्यन पर्वत देखने के लिए मिलेगा, इसको जानेंगे। उसके साथ साथ छोटे नागपुर का पठार यहां पर आपको मिल जाता है। कई ऐसे पठार, पर्वत मालवा का पठार आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। गारो, खासी, जैतिया की पहाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के पठार हैं, यहां पर दंडकरण पठार आपको मिलेगा। तेलंगाना का पठार आपको मिल जाता है। इन सभी को डिटेल्स में और यहाँ की छोटी बड़ी पर्वत पहाड़ियों को हम जानेंगे। तत्पश्चात इसके भारत के थार मरुस्थल के बारे में हम आपसे चीजों को समझेंगे। थार मरुस्थल के बारे में हम डिटेल्स में आपसे चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इतना सब कुछ इस क्लासेस के माध्यम से, भारत के भौतिक विभाजन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हमारा यही पठन पाठन का तरीका रहेगा कि मैप के माध्यम से, मैप के थ्रू आपको चीजों को आपके मस्तिष्क में टिप्स के माध्यम से दे दी जाए। आप 4A साइज का पेपर ले लीजिएगा। आपको बता दें कुछ इस प्रकार से आपके पास में पेपर होगा, ये कुछ इस प्रकार का पेपर होगा, लेकर के बैठिएगा पेन पेंसिल। जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया है, अगर आप भी इसको ड्रॉ करते चलेंगे तो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, बड़ी ही आसान आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए, भारत के भौतिक विभाजन की अगर हम बात कर लें तो भारत के भौतिक विभाजन को हम कई भागों में बांट करके देखते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका भारत के उत्तरवर्तीय जो प्रदेश आपको मिलते हैं। उत्तरवर्ती प्रदेशों में जब आप इसको नंबर 1 पर रखते हैं तो आपका ये हिमालय देखने के लिए आपको मिलेगा। उसके साथ साथ ये नेपाल हिमालय आपको देखने के लिए मिलता है। फिर हम देखेंगे मध्यवर्ती जो आपका मैदान प्रदेश है, ये आपका आप देखोगे डिजर्ट है, इधर आपका डिजर्ट मिल जाएगा। ये आपका नॉर्दर्न प्लान का क्षेत्र है जो आपका एकदम प्लेन है, यहां पर नॉर्दर्न प्लेन है। ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की हम बात करेंगे, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, ये यहां से यहां तक आपको दिख रहा है। ये पठारी प्रदेश आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में। उसके बाद हम देखेंगे तटवर्ती मैदान, जहां पर हम बात कर रहे थे आपसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, ये कंप्लीट हम इसको जानेंगे। कोस्टल जो आपका प्लेन है, और द्वीपीय क्षेत्र को देखेंगे जिसमें ये आपका लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार आइलैंड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इनको डिटेल्स में समझने और समझाने का प्रयास हमारा आपसे रहेगा। क्लियर? चलिए आइए तो सबसे पहले समझते हैं उत्तरवर्ती प्रदेश के बारे में। देखो, जब आप उत्तरवर्ती प्रदेश को समझते हैं और उसको जानते हैं तो कई चीजें आपको पढ़नी होती हैं।
उसमें खासतौर पर आपको हिमालय एक स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर हिमालय का पता होगा तो आप अच्छे से चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हम अच्छे से चीजों को कवर भी कर सकते हैं। ये मान लीजिए नॉर्थ इंडिया का एक मैप हमने आपके सामने ड्रॉ किया, ये नॉर्थ इंडिया का मैप है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, ये पर्वत श्रेणी है। यहां पर आपको मिलेगा कौन सा, काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद आता है ये आपका लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और धौलाधार। और इसके अलावा आपको मिलती है यहां पर शिवालिक, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और धौलाधार, यहां पर आपको मिलेगा। ये आपको देखने के मिलता है उत्तर पर्वतीय हिमालय के क्षेत्र में। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे, जानेंगे यहां पर कौन कौन से प्लेटू हैं विद मैपिंग के साथ में। और मैं आपको आश्वासन दिला दूं, अगर आपने स्पष्ट तरीके से धैर्यपूर्वक चीजों को समझते हुए आपने क्लास को कर लिया पेशेंस के साथ, फिर आपको कभी दोबारा कोई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल उस नोट्स को ही देखेंगे और इस क्लास को ही आप मल्टीपल टाइम देख लेंगे। आपका भारत का जो भौतिक विभाजन है आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आपकी मैपिंग भी हम आपको सिखा देंगे। चलिए आइए देखिए, अगर हम बात कर ले भारत के जो पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, तो एक पर्वतीय क्षेत्र भारत का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है विश्व का नवीनतम बलित पर्वतों के रूप में ये जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, नवीनतम बलित पर्वतों के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विकास जो हुआ ये अंतिम क्रेस्टेशियन काल में हुआ, जब टर्सरी काल तक दीर्घकालिक विवर्तनिकी क्रियाओं के परिणामस्वरूप देखने के लिए आपको मिला। मतलब सर समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए। देखो आइए आपको एक उससे समझाते हैं, जरा देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम भारत की उत्पत्ति और विकास के बारे में, ताकि चीजों को आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आ सके। देखिएगा यहां पर आपको पेंजिया दिख रहा है, यहां पर ये इसको हम बोलते हैं पेंजिया, क्लियर, यह है पेंजिया। यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है, पेंजिया जब हुआ करता था तो इधर आपको इक्वेटर है, ये पेंजिया है। उस समय परवीन जो आपका युग है लगभग 250 मिलियन आगे का उस समय के काल हो रही है, तो पेंजिया इसको कहते थे जो लैंड हुआ करता था। और ये जो सागर आपको दिख रहा है इसको बोलते थे पेंथलासा। क्या बोलते थे इसको, पैंथलासा, पैंथलासा इसको कहते हैं। कई बार पेंटालासा भी इसको कहते थे, लेकिन पैंथलासा इसको कहा जाता है, आज का प्रशांत महासागर। आगे क्योंकि पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी गतिशील अवस्था में है, घूम रही है, घूर्णन कर रही है, और उसके साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। घूर्ण और परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों काम कर रही है पृथ्वी। तो उस कंडीशन में क्या है, पृथ्वी की जो प्लेट है, ये जो आपकी लैंड है, प्लेट है, ये भी घूम रही है इसके साथ। तो उसके चलते हुए इसमें टूटा, इसमें टूट हुई, ये टूटा। तो जब टूटा तो ऊपर का जो एरिया बना ये आपका बना अंगारा लैंड, और नीचे का एरिया बना इसके साउथ का, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। बीच में यहां पर 33 सागर बना, जिसको मेडिटेरियन सी आज आप देखोगे आगे चल के, अभी हम आपको बताएंगे, तो वो देखने के लिए मिलता है। और कई ऐसे सागर बने। यूपीएससी ने खासतौर पर 2025 में इसी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोंडवाना लैंड का कौन कौन से इसमें से भाग है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद आप देखोगे आगे ये टूट हुई, फिर इस तरीके से देखो यहां से इंडिया निकलना शुरू हुआ। ये इंडिया है, यहां से ये इंडिया यहां पर फंसा हुआ है, फिर ये भारत है, भारतीय प्लेट इधर से आ रही है, फिर देखो यहां से टूटी और इधर भारतीय प्लेट मूव करना शुरू कर रही है। यहां से भारतीय प्लेट आगे चल के इसमें आप देखोगे जाकर के आगे भारतीय प्लेट मिली, और इधर ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये अफ्रीका प्लेट, और ये इस तरीके से आज की संरचना हुई। जब गोंडवाना लैंड के समय ये टूटा, और टूट करके जैसे ये आपको देखोगे इंडियन जो आपका लैंड मास है ये 70 मिलियन वर्ष पहले इस तरीके से था, और इधर से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, और आगे चलकर 50 मिलियन वर्ष के समय ये इंडियन ओशन का निर्माण हो चुका था, और आगे चला, और आगे जाकर के यूरेशियन प्लेट के साथ में ये टकरा गया। किसके साथ में, इधर से यूरेशियन प्लेट टकरा रही थी, और उधर से आप देखोगे इधर से इंडियन प्लेट है और उधर से यूरेशियन प्लेट है।
जब ये दोनों प्लेट आपस में ऐसे टकराई, क्योंकि ये दोनों स्थलीय प्लेट थी, लेकिन हल्की प्लेट कौन सी? भारतीय प्लेट। और ये इंडियन प्लेट जाकर के जब उससे टकराई तो यहां पर क्या था, यहां पर कई ऐसी नदियां थी जिसको आज आप सिंधु नदी कहते हैं, ये ऑलरेडी पहले से बहने वाली नदी थी। जिसको आज आप ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ये जब भारत भी नहीं था यहां पर इस क्षेत्र में ये नदी बहा करती थी, जो कि कहां से आती थी? यूरेशियन प्लेट का था, और ऊपर से इन क्षेत्रों से पानी ये लाया करती थी, सियाचिन वाले क्षेत्रों से ये पानी ऑलरेडी पहले से लाया करती थी, साइबेरिया वाले क्षेत्रों से ये आती थी, और खासतौर पर ये इससे टकराया, और टकराने के पश्चात यहां पर हिमालय की उत्पत्ति और विकास हुई। बोले सर हिमालय कैसे बना? देखो, जब खासतौर पर स्थलीय प्लेट टकराती हैं, दो बड़ी स्थलीय प्लेटें आपस में टकराई, टकराने के पश्चात इसमें हल्की प्लेट कौन सी थी? भारतीय प्लेट। भारी प्लेट कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट भारी थी तो इसके नीचे आ गई, और जो आपकी हल्की प्लेट थी वो ऊपर आ गई। तो ऐसे क्या हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या था, यहाँ पे जो पानी था, अब पानी था, जब दोनों प्लेट ऐसे टकराई तो प्रेशर बना। प्रेशर क्रिएट होने के चलते क्या हुआ, आप देखोगे यहाँ पर वाटर बनना, जो वाटर था वो आइस के फॉर्मेट में बदल गया, और इसलिए जब ये जो इंडियन प्लेट है लगातार आज भी क्या कर रही है, इसकी तरफ मूव ऑन कर रही है, और कंटिन्यूअसली क्या है, हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। जैसे जैसे प्रेशर इसके ऊपर जा रहा है, पानी के ऊपर, ये प्रेशर से क्या है, बर्फ बनकर ऊपर की तरफ आ रहा है। इस तरीके से आपका हिमालय की उत्पत्ति ये देखने के लिए आपको मिली, और ये बना फिर हिमालय, ये बना यहां पर हिमालय। क्लियर? बाकी का हम ये कॉन्सेप्ट आपको और आगे विस्तार से बताएंगे किसी दूसरे सेशन में। क्लियर? तो इस तरीके से जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई आपस में, तो ध्यान में रखना है आपको, हिमालय की उत्पत्ति और विकास हुआ। चलिए आइए अब चलते हैं वापस पुनः उसी लाइन पर। देखिए, तो विश्व का नवीनतम बलित पर्वतों में से एक इसको कहा जाता है, और खासतौर पर यह टर्सरी पर्वत अथवा अल्पाइन पर्वत भी इसको कहते हैं, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति के समय यूरोप में आल्प्स पर्वत के भी आप देखोगे उत्पत्ति हुई थी। जब हिमालय पर्वत बना था तो उसी समय आल्प्स जो पर्वत है आपका कहाँ, यूरोप में देखने के लिए मिलेगा, उसकी भी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति 33 सागर के मलबे के निक्षेप से अपसादीकरण के साथ प्रारंभ होनी शुरू हो गई, और अल्पाइन भूस्खलन उनके अलावा फलस्वरूप में देखा गया। अंतिम क्रेस्टेशियस काल से लगभग कितना 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के उत्थान प्रारंभ और तथा टर्सरी काल में अपने वर्तमान स्वरूप में ये आ गया। तो टर्सरी काल में ये देखने के मिला, जब से टर्सरी आप देखोगे अंतिम काल लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये हिमालय का उत्थान हुआ था। तो आज का हिमालय नहीं। क्लियर? तो इसको हमने समझ लिया है। अब यहां पर जरा आपको समझना है, एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहते हैं। देखो यहां पर क्या है, आपको दिख रहा है, देखो ये है आपका बेसिकली क्या है, ये इस तरीके से बनाया गया इंडिया का नक्शा है। ये मान लीजिए बस इस तरीके से बनाया गया भारत का नक्शा है। ये भारत का नक्शा है मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका है, ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, ये इधर ये वाला जो है साउथ रीजन है, ये साउथ है, साउथ इंडिया का रीजन है ये। और ये है आपका गंगा, इसके अलावा इंडो गंगक प्लान है, मतलब कि ये वाला रीजन है। तो ये आपका मिड क्षेत्र है, भारत का मिड क्षेत्र है। उसके बाद इसके ऊपर की अगर हम बात कर ले, ये जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, हिमालय रीजन है। ये जो क्षेत्र है ये आपका हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब हमें इस हिमालय क्षेत्र को ही क्या है समझना है, इसी को हम समझ रहे हैं, इसलिए हमने क्या है इंडिया का स्पेशली अलग से मैप बनाया। देखो आप जब हिमालय क्षेत्र को पढ़ते हैं, हिमालय क्षेत्र को समझते हैं, तो इसमें कई चीजों को आपको समझने की जरूरत होती है। हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुई। जब आप देखोगे इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो खासतौर पर आपके हिमालय की उत्पत्ति और विकास देखने के लिए मिलता है। अगर हम देखें यहां पर है आपका पेनिनसुलर जो प्लेटू है, साउथ भारत का, दक्षिण भारत का। उसके बाद जब हम ऊपर चलते हैं तो आपको इंडो गंगेटिक जो प्लान है और ब्रह्मपुत्र का जो प्लान है, ये आपको देखने के लिए, प्लेन जो है ये देखने के लिए मिलेगा आपको, मैदान जो है। इसके आगे जैसे ही हम जाते हैं, इस आप देखोगे यहां पे जब आओगे ना आप गंगा के दोआब में, इसके ऊपर जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको हिमालय। हिमालय मिलता है, हिमालय स्टार्ट हो जाता है। और इस हिमालय में शिवालिक आप देखोगे आपको मिलेगा, इसके आउटर एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक क्षेत्र। तो ये शिवालिक की चोटी आपको मिलती है, इसको बारे में हम समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। उसके बाद मिलता है आपको शिवालिक के बाद में मिलता है आपका लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, जिसको लेसर हिमालय के रूप में भी जाना जाता है।
उसके बाद आगे जाते हो तो आगे मिलता है आपको बृहद हिमालय, जिसको हम खासतौर पर ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री क्षेत्र भी कहते हैं। ये जो टॉप है, और ये वह क्षेत्र है जहां पर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत प्लेटो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आप देखो हिमालय की क्या है, ऊंचाई कम हो जाती है, और ये आता है फिर आपका तिब्बत का प्लान, क्या है, तिब्बत प्लेटो आ जाता है, तिब्बतन आपका प्लेटो आ जाता है, जिसको आप तिब्बत का पठार बोलते हैं। वो क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली हिमालय कुछ इस प्रकार से क्या है, बना हुआ है। हिमालय क्या है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो चलिए आइए अब जरा इसको और विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो हिमालय की अगर हम बात कर लें, भौतिक और विभाजन की उच्चावच विशेषताएं क्या हैं, इसके ऐसी विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो आपको याद में रखनी है। क्योंकि बलूचिस्तान से आरंभ होकर के म्यांमार के आकरान, कहां पर, आराकान योमा पर्वत तक खासतौर पर यह फैला हुआ है। लगभग आप देखोगे कितना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, और औसतन ऊंचाई लगभग इसकी 6000 मीटर के आसपास मिलती है। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर आप हिमालय की बात करते हो तो हिमालय की उत्पत्ति और जो विकास हुआ है, ये हिमालय कुछ इस प्रकार से है। यहां से स्टार्ट होता है, ये इस तरीके से है, और ये फिर ऐसे हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है हिमालय। तो यहां से बलूचिस्तान से स्टार्ट होता है और यहां पर जाता है कहां पर, म्यांमार तक। म्यांमार में कौन सा है आपका, अराकान, जो आपका यामो पर्वत है, यहां आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये है आपका हिमालय। क्लियर। चलिए इन सब के साथ साथ अगर हम देखें, यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अगर हिमालय के वर्गीकरण की बात की जाती है, इसका जो वर्गीकरण है, इसको कई भागों में बांटा जाता है, जिसमें आपका आ जाता है पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आता है आपका चौथा, पहले को कहते हैं आप ट्रांस हिमालय, दूसरे को कहते हैं आप देखोगे लेसर हिमालय, जिसको हम बृहद हिमालय के रूप में कहते हैं। क्लियर। दूसरा आप देखोगे बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर उसके बाद में शिवालिक हिमालय आता है। क्लियर। बोले सर शिवालिक हिमालय कहाँ होता है, जब भी आप हरिद्वार जाओगे, हरिद्वार से आगे ही जैसे आप बढ़ोगे तो वहां पर आपको पहाड़ी नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको मसूरी जाने का मौका मिलेगा जब भी आप यूपीएससी को क्रैक करोगे। तो वो सब शिवालिक हिमालय में ही अवस्थित है, जो आप देखते हैं वो सब शिवालिक हिमालय के ही, मसूरी जो है शिवालिक हिमालय में ही आती है, तो शिवालिक हिमालय है। तो इसमें हम देखेंगे, जिसमें ट्रांस हिमालय है, इसमें काराकोरम हिमालय को देखेंगे, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल, इसको जानेंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कंप्लीट तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा जरा मैप को समझ लेते हैं। देखो यहां पर मैप है, ये जो आपको ए पॉइंट दिख रहा है, ये है आपका काराकोरम हिमालय। उसके बाद में दूसरा बी पॉइंट है, ये है आपका लद्दाख हिमालय। सी पॉइंट है जास्कर हिमालय। उसके बाद डी पॉइंट की अगर हम बात कर ले, यह है आपका कैलाश मानसरोवर, यहीं पर लेक भी है आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो ई है, देखो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ये जो ई पॉइंट है, इसकी लंबाई देखो कहां से कहां तक है, ये इधर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश तक, समझे। और इसको हम बोलते हैं, यह है आपका लेशर हिमालय, जिसको नहीं, ग्रेट हिमालय यही है आपका, ग्रेट हिमालय यही, जहां से लद्दाख से स्टार्ट होता है बलूचिस्तान से, और यह आपका म्यांमार तक चला जाता है, इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं। जो आपका एफ है, ये कुछ क्षेत्रों में बटा हुआ है, कहीं कहीं टूटा हुआ है इस तरीके से, ये भी यहीं तक आता है, इसको बोलते हैं खासतौर पर लेशर हिमालय। ग्रेट हिमालय सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में आता है शिवालिक हिमालय, जो भी आपका अलग अलग देखने के लिए आपको मिलता है, कई छोटे बड़े टुकड़ों में भी बटा हुआ है। ये न्यू दिल्ली आपको दिख रही है, नेपाल का क्षेत्र है। तो नेपाल पूर्ण रूप से आने वाला कहां पर क्षेत्र है, तो आप कहोगे नेपाल पूर्ण रूप से पर्वत पठारी क्षेत्रों में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चीजें यहां तक क्लियर हो गई हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देखो डाउट होना अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहना, एक सेशन ले लेंगे आपका डाउट क्लास, तो उसमें सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। क्लियर हुआ। हाँ, तो यहाँ पे आपको हमने बताने का प्रयास किया कि कौन कौन से हिमालय किस प्रकार से आपके देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कुछ इस प्रकार से आपके हिमालय आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें कई हिमालय हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा है आपका बृहद हिमालय, ये इस तरीके से मिलता है। फिर उसके बाद में शिवालिक हिमालय नीचे आ जाता है, और इसी के बीच में आता है आपका लघु हिमालय, वही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये शिवालिक हम आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हिमालय का रीजन है जो अभी मैंने आपके साथ में परिचर्चा की है। आइए जरा बढ़ते हैं आगे। ट्रांस हिमालय की बात कर लें तो ये खासतौर पर लद्दाख हिमालय, काराकोरम हिमालय, और इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लें तो 6000 मीटर से अधिक देखने के लिए आपको मिलती है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और यह मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 1500 से
4500 मीटर के आसपास है। शिवालिक की ऊंचाई की बात कर ले तो 600 से 1500 मीटर तक के आसपास है। पूर्वोत्तर हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 4500 मीटर। और दक्षिण की ओर आप देखोगे पटकाई, नागा, मिजो, त्रिपुरा की पहाड़ियों तक आपको मिलता है, जिसको हम पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। बोले सर कहां पर है? थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखो ये जो रीजन है ये इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? यही है नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो पूर्वोत्तर यहाँ पर पहाड़ियां आपको मिलती हैं, यहीं पर आपको पटकाई बूम देखने के लिए मिलेगी, नागा, मिजो, त्रिपुरा, ठीक है, ये पहाड़ियां भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। आइए फिर समझ लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में और जानते हैं ये आपका ट्रांस हिमालय जो आपका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये है आपका ट्रांस हिमालय। चलिए एक एक करके बात करते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बारे में। तो इसमें ट्रांस हिमालय में कौन से हैं? ट्रांस हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो पूर्ण रूप से रेड से है ये आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो एक एक करके इसको बात करते हैं और समझते हैं। देखो बात कर ले यहाँ पर काराकोरम। काराकोरम खासतौर पर हिमालय की उत्तरवर्ती पर्वत श्रेणियों में एक है। उत्पत्ति मुख्य रूप से हिमालय के साथ अल्पाइन भूस्खलन की हुई थी। सर्वोच्च चोटी की बात कर ले तो यहाँ पर आपकी K2, इसमें गोल्डविन आइस्टीन इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी में से एक है। भारत की सर्वोच्च चोटी लेकिन पर्वत वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है K2, जिसको गोल्डविन आइस्टीन कहते हैं, और ये अभी अधिकृत पाकिस्तान के क्षेत्र में है। प्रमुख चोटी की बात कर ले यहाँ पर आपको मासेरो ब्रह्म देखने के लिए मिलेगी, गासेरो ब्रह्म देखने के लिए मिलेगी, हरमोश, और उसके साथ साथ साजिसर व एलिंग कंगरी भी आपको मिल जाती है। काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन और आप देखोगे सायसनी हिमनद भी आपको मिलते हैं। तो यहीं पर आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलता है जहां पर -60 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है, और यहीं पर आपको ससायनी हिमनद भी मिलता है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादास्पद है, और न केवल भारत पाकिस्तान बल्कि चाइना के बीच में भी देखा जाता है। यहीं पर आपको स्वेन हेंडन मतलब कि काराकोरम पर्वत श्रेणी और उच्च एशिया की रीढ़ भी इसको कहा जाता है। किसको? काराकोरम को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है आपका सेकंड, इसमें लघु हिमालय। ये ट्रांस हिमालय में स्थित लघु हिमालय देखने के लिए आपको मिलता है, क्योंकि बृहद हिमालय की उत्पत्ति काराकोरम हिमालय के दक्षिण में हुई है। जरा समझना, अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको यहां पर यह चीज बताने का प्रयास किया कि प्रिय व्यूअर्स आपको ये चीजें क्या है ध्यान में रखनी है। देखो होता क्या है, जैसे यहां पर आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में? काराकोरम। तो काराकोरम यहां पर है आपका, उसके नीचे अगर हम देखें साउथ में क्या आएगा? आपका आ जाता है लद्दाख। ठीक है, काराकोरम लद्दाख, फिर उसके बाद में आएगा काराकोरम लद्दाख पीर पंजाल, फिर जास्कर, ऐसे आ जाएगा काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये जास्कर आ जाएगा, फिर उसके बाद में पीर पंजाल आ जाएगा, फिर शिवालिक आ जाएगा, ऐसे ये चलते हैं। तो इसके बाद में जो ट्रांस हिमालय में लद्दाख आप देखोगे हिमालय है, जो कि बृहद रूप हिमालय के उत्तर व आप देखोगे काराकोरम के दक्षिण में अवस्थित है। ऊंचाई की बात कर ले 6000 मीटर के आसपास है। सर्वोच्च चोटी यहाँ पर आपको गुरा बांधता मिलेगी। कौन सा? गुरला बांधता। अपसादी शैलों से निर्मित है, मतलब कि जैसे ही काराकोरम की थोड़ी सी अपसाद नीचे की तरफ आए, देखो एक बार जब चोटी बनती चली गई टूटी, फिर नीचे चली गई, तो जो टूटकर नीचे गई उसी से क्या बना? लद्दाख हिमालय बना। लद्दाख हिमालय के उत्तर में लद्दाख पठार है और सिंधु नदी प्रभावित होती है। इसमें शीत कटिबंधीय और जलवायु दशाओं के कारण वनस्पति पूर्णतः अभाव है। तो यहाँ पर कोई भी आपको वनस्पति देखने के लिए नहीं मिलेगी इस लद्दाख हिमालय में। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर जाओगे तो आपको लगेगा कहां मैं बंजर में आ गया हूं, एकदम कुछ भी कोई भी यहां पर एक्टिविटीज नहीं होती है। इसी में आता है कैलाश हिमालय, क्योंकि मूल नाम इसका खासतौर पर गंग रिपेचो तिब्बती इसका नाम रखा गया है। यह भी एक तरीके से इस्पात देखने के लिए मिलता है। इसको गण पर्वत और रजत गिरी भी कहते हैं। तिब्बत में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर व आप देखोगे राक्षस ताल झील है। मानसरोवर यहीं पर जाते हैं ना, मानसरोवर यात्रा। कई महत्वपूर्ण नदियां यहां से निकलती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि, और इनकी छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरी भी कहीं ना कहीं कैलाश से ही आपकी निकलती है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा आपका ट्रांस हिमालय। अब आता है आपका बृहद हिमालय। क्या आता है? बृहद हिमालय आपको देखने के लिए मिलेगा। याद करो कुछ ऐसे, याद है? याद बन रहा है? ये वाला सर्किल, ये क्या है? ये आपका तिब्बत प्लेटू है। ये आपका आप देखोगे बृहद हिमालय है। ये बृहद हिमालय यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर हमने ट्रांस हिमालय देखा। अब हम देखेंगे बृहद हिमालय, यहां पर बृहद हिमालय, उसके बाद देखेंगे लघु हिमालय, और उसके बाद में देखेंगे शिवालिक, और यहां पर आपका मैदान देखेंगे।
क्लियर, गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का और सिंधु का मैदान, और उसके बाद में प्लेटू आपका आगे आ ही जाता है। ये आपका प्लेटू है जो वेस्टर्न, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बृहद हिमालय के बारे में। जरा देखिएगा यहाँ पे कुछ इसकी पर्वत जो चोटियां हैं उसको हमने यहाँ पर एक स्लाइड में ले लिया है। ट्रांस हिमालय में आपको मिलेगा, जैसे ग्रेटर हिमालय की बात कर ले, ये आपका ग्रेटर हिमालय है। क्लियर, यहाँ पर आप देखोगे अन्नपूर्णा यहाँ पर आपको मिलेगा कितने मीटर की है, 80-78 मीटर है। कंचनजंगा की हाइट की बात कर ले 85-98 मीटर है। उसके साथ साथ हम देखें धौलागिरी तो ये कितनी है आपकी 8172 मीटर है, और माउंट एवरेस्ट की बात कर ले 8848 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है ये। क्लियर, इन सब के अलावा लेशर हिमालय में आपको ये देखने को मिलेगा, और शिवालिक हिमालय ये है। क्लियर, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय खासतौर पर पश्चिम से पूरब की ओर लगभग आप देखोगे 2400 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में धनुषा आकार का विस्तार है इसका। कैसा आकार है ये, खासतौर पर कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, ऐसे कुछ इस प्रकार से है ये। क्लियर, तो धनुष आकार में है। इसका विस्तार पश्चिम में आप देखोगे नांगा पर्वत से, और पूरब में नामचा बरुआ पर्वत के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। अधिकांश भाग लगभग वर्ष भर आप देखोगे हिमनदी यहाँ पर रहते हैं, हिमाद्री क्षेत्र है, बर्फबारी होती रहती है, स्नोफॉल। औसत ऊंचाई की बात कर लें 6000 मीटर, लेकिन कई चोटियां इसकी 8000 मीटर से भी अधिक है। और इसी बृहद हिमालय में आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, और इसमें प्रमुख चोटियों की बात कर ले नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, धौलागिरी, कंचनजंगा, इन सब के अलावा नंगा पर्वत, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्ण, और आप देखोगे मनसालू और हरा मोश यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये कौन कौन सी इसकी चोटी हैं इसको एक बार आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, और अगर चोटियों के बारे में जान ले हम तो और में आपको देखने को मिलेगा, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, उसके साथ साथ कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, और नामचा बरुआ है। अब थोड़ा सा जरा समझिएगा, यहाँ पे एक बात यहाँ पर आपको बतानी है। एक है आपका नंगा पर्वत और एक है आपका नामचा बरुआ। जैसे अभी हमने आपको बताया इसके पूर्वी और पश्चिमी चोटियों के बारे में हमने आपसे क्या है विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया। ये कुछ आपका क्या है आप देखोगे, हाँ हिमालय का रीजन है, कुछ इस प्रकार से हिमालय का रीजन आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ ये धनुष आकार का बना हुआ है, ऐसे कुछ, ठीक है। हमने ट्रांस हिमालय देखा। ट्रांस हिमालय के बाद में हम आपसे आए हैं लेसर हिमालय, जिसको बृहद हिमालय के रूप में जाना जाता है। अब इसमें कई चोटियां हैं, यहाँ पर कई चोटियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये जो इधर पॉइंट आपको मिल रहा है, जो वेस्टर्न पॉइंट है, इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ये होता है आपका नंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। ये आपका नंगा पर्वत यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। 1 सेकेंड रुकिएगा। यहां पर आपको नंगा पर्वत मिलता है, और ये आपको इधर मिलता है ईस्ट में। ईस्ट में आपको मिलता है कौन सा, नामचा बरुआ, नामचा, माफ कीजिएगा, नामचा बरुआ। तो ये पर्वत आपको देखने के लिए मिलेगा इधर, तो इसको ध्यान में बेसिकली रखना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसकी चोटियां हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। एक पूछा जाता है आपसे सिंथेटिकल जो आपका बैंड होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। सिंटेक्सटियल जो आपका बैंड है ये कैसे बनता है सर, ये बनता है कुछ इस प्रकार से। ये इस प्रकार से कुछ आपका बैंड बनता है। इधर मैंने कहा था आपसे नंगा पर्वत, और इधर आपका बन रहा था क्या, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। वेस्टर्न आप देखोगे सिंथेटिकल बैंड में आपको इसमें बनता है नियर नंगा प्लेटू, ये इधर बन रहा है नॉर्थ मतलब कि वेस्ट में आपका, और ये ईस्ट में बन रहा है, ठीक है। जो आपका ईस्टर्न जो आपका सिंथेटिकल बैंड बनता है, इसमें खासतौर पर नियर नामचा बरुआ देखने के लिए मिलता है। तो ये भी यूपीएससी ने क्या किया है, 2023 में यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। 23-24 में यहां से क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको भी क्या है ध्यान में आपको रखना है। आइए थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। भारत का मैप है ये, फिजिकल मैप आपको दिख रहा है, देखो यहां पर भी है। यहां पर आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और यहीं पर आपका आ जाएगा फिर शिवालिक। यह आपका इंडो गंगेटिक प्लेटू है, ठीक है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, ये थार का डिजर्ट है। फिर नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हैं, जैसे आप देखोगे मिशमी हिल्स है, डाफला हिल्स है, मेकरी हिल्स है, पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, गारो खांसी जैतिया हिल्स है। तो ये सब देखने के लिए आपको मिलेंगी, जिस पर हम आपसे ऑलरेडी चर्चा परिचर्चा कर चुके हैं। क्लियर हुआ,
चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य हिमालय के बारे में। याद कीजिए फिर से वही चित्र आपको याद होना चाहिए जो हमने आपको ऑलरेडी करवाया है। हाँ, यही बनाए थे बिल्कुल। यहां पर आपका तिब्बत, यह है आपका ट्रांस हिमालय, यह है आपका यहां पर बृहद हिमालय, फिर उसके बाद में आता है मध्य हिमालय और फिर आता है आपका लघु हिमालय। यहीं पर आपको शिवालिक हिमालय भी मिलता है। तो ये जो मध्य हिमालय यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हम इसको कर चुके हैं, इसको कर चुके हैं, अब इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर आपका मैदान है और फिर ये है और फिर यहीं पर आइलैंड भी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट को भी हम समझेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहां पर है आपका काराकोरम रेंज है ये ऊपर, फिर उसके बाद में इंडस है, ये है आपका ग्रेट हिमालय रेंज, ये आ रही है, ये जो लाइन है ये ग्रेट हिमालय रेंज की आप देखोगे लाइन आपको देखने के लिए मिलती है। काराकोरम वेस्टर्न हिमालय ये वाला है, ग्रीन वाला वेस्टर्न हिमालय है, सेंट्रल हिमालय ये है यहाँ पर और उसके बाद ईस्टर्न हिमालय ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हिमालय को ना केवल इस तरीके से हम पढ़ते हैं, एक तो है कि पर्वत पाई हम पढ़ते हैं, एक हम नदी के आधार पर भी हिमालय को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें पंजाब हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे नेपाल हिमालय है, ठीक है, असम हिमालय है, तो उसको भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मध्य हिमालय को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1500 से 4500 मीटर है। मुख्य हिमालय से द्वारा आप देखोगे ग्रेट, खासतौर पर बाउंड्री फॉल्ट अलग है। और प्रमुख चोटियों की बात कर ले, क्योंकि ग्रेट जो आपकी बाउंड्री फॉल्ट होती है, जो आपकी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये इसको क्या करती है, अलग करती है, ठीक है, जो बृहद हिमालय से, मुख्य हिमालय से और शिवालिक हिमालय से। प्रमुख चोटियों की बात कर ले, यहाँ पर महाभारत श्रेणी है, मसूरी यहीं पर आपको मिलेगा और पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। यहाँ पर नाग टिब्बा आपको देखने के मिलेगा, धौलाधारी, पीर पंजाल भी यहीं पर मिल जाता है। हिल स्टेशन भी यह है, मसूरी है, यहाँ पर शिमला है, कुल्लू मनाली है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, इन सब के अलावा डलहौजी है, दार्जिलिंग है और मध्य हिमालय के निचली भाग में ये स्थित देखने के लिए मिलते हैं। कोकणधारी वन आपको मिलेंगे, ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं। कश्मीर में मर्ग इनको कहा जाता है, किनको, जो आपके घास के मैदान है, और उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, वह प्यार भी इनको कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है, ग्रास लैंड पर क्वेश्चन बन जाता है, किस पर, ग्रास लैंड पर। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इनको मर्ग कहते हैं, कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। वही अगर हम देखें उत्तराखंड की बात कर ले तो यूके में इनको बुग्याल कहा जाता है और उसके साथ साथ आप देखोगे प्यार भी इनको कहा जाता है। तो ध्यान में आपको रखना है। बृहद हिमालय व मध्य हिमालय आप देखोगे, इसके मध्य जम्मू कश्मीर की घाटी और हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे लाहौल स्पीति की घाटी, उत्तराखंड में पुष्प घाटी और नेपाल में काठमांडू की घाटी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर 4 घाटी हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड में पुष्पों की घाटी से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। हाँ, ये आपसे पूछा गया है, फ्लावर वैली इन उत्तराखंड देखने के लिए आपको मिलेगी कहाँ पर, लाहौल स्पीति की घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है और नेपाल में काठमांडू की घाटी है, ध्यान में रखना है। कई बार आपसे कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज कहां पर होगा, लाहौल स्पीति की घाटी कहां, हिमाचल प्रदेश। चलिए, बाकी का काठमांडू नेपाल की कैपिटल है और कश्मीर घाटी तो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन ग्रेटर हिमालयन एंड सेंट्रल हिमालय, लाहौल स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश, फ्लोर वैली इन उत्तराखंड एंड काठमांडू वैली इन नेपाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब आता है आपका शिवालिक हिमालय, किसके बारे में आते हैं, अब आते हैं हम किसके बारे में, शिवालिक हिमालय के बारे में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यह है आपका शिवालिक हिमालय और शिवालिक हिमालय को हम जानते हैं, यहां पर है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक ये आपका हिमालय है। अब इस हिमालय को हम समझेंगे, इससे अगर नीचे आप उतरोगे तो आपको फिर मैदान देखने के लिए मिलेगा, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसके साथ साथ आपका इंडस का मैदान है। चलिए आइए देखते हैं फिर शिवालिक हिमालय के भी। देखिए, हाँ, इस हिमालय की सबसे नवीनतम भाग इसको कहा जाता है, क्योंकि ये अपक्षय अपर्दन के कारण जैसे ही ऊपर से क्या हुआ है, मलबा आया है, उसके साथ साथ ऊपर से बर्फ आई है, ऊपर की जो मिट्टी है वो आई है, क्योंकि टूटता रहा है, वो हमेशा टूट रहा है, वो नीचे की तरफ ला रहा है, तो यहां तक इसका उत्पत्ति और विकास हो रही है। ये लगभग 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको वह हिमालय या फिर दक्षिण हिमालय भी कहते हैं, इसको साउथ हिमालय भी कहा जाता है।
कई बार ऐसा भी हो सकता है विद्यार्थी के साथ कि आपसे पूछे यूपीएससी साउथ हिमालय और आप कभी दक्षिण में चले जाओ, तो साउथ हिमालय किसको कहते हैं? शिवालिक हिमालय को कहते हैं। ये बात आपको कंठस्थ रहनी चाहिए। मध्य हिमालय से एक गहरी घाटी द्वारा अलग, जिसे पश्चिम भाग से आप देखोगे दून और पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। पश्चिम में क्या कहते हैं? दून, और पूर्वी में द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून है, चुम्बू दून है, करया दून है, उनके साथ साथ कोटली दून है, हरिद्वार है, ठीक है, अलीपुर द्वार है। इन सब के अलावा पश्चिम बंगाल और असम में आपको मिलता है अलीपुर द्वार, तो ये भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक हिमालय के विभिन्न नाम भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसके कई और भी नाम हैं, जिसमें खासतौर पर गोरखपुर के पास इसको कहते हैं डुंडबा। क्या कहते हैं? डुंडबा कहते हैं। पूरब की ओर इसको चुरिया और मुरिया कहते हैं, पूरब की तरफ आप जाओगे तो। जम्मू में इसको पहाड़ी कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? डूला, मीरी और मिश्मी की पहाड़ी कहते हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मीकरी की पहाड़ी, मिश्मी की पहाड़ी, और पूरब में चुरिया मुरिया की पहाड़ी इसको कहा जाता है। किसको? शिवालिक हिमालय को। ये सब नाम किसके लिखे गए हैं? ये सब के सब नाम आपके शिवालिक के लिखे गए हैं। जो आपका शिवालिक हिमालय है, इसी के नाम इसमें आपके लिखे गए हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य आप देखोगे कुल्लू मनाली की घाटी हिमाचल प्रदेश में, दून की घाटी उत्तराखंड में, और पूरब की ओर द्वार की घाटी पश्चिम बंगाल में आपको देखने के लिए मिलती है। द वैली ऑफ कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश बिटवीन द सेंट्रल हिमालय एंड द शिवालिक, द वैली ऑफ दून उत्तराखंड एंड द वैली ऑफ द्वार एंड वेस्ट बंगाल एंड असम टूवर्ड्स दिस ईस्ट, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर आइए अब थोड़ा सा आपको थोड़ी सी आनंद की अनुभूति कराते हैं। देखो यहां पर आपको हिमालय सिस्टम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। चलो अब आपको एक प्लेन में बैठाते हैं, एरोप्लेन में हम बैठाते हैं। कल्पना करें एक एरोप्लेन है जिसमें आप बैठे हुए हैं, और अब मेरे साथ मैं उसका पायलट हूं, मैं चलाऊंगा और आप बैठे हुए हैं। अब मैं कहूंगा आपसे सीन देखो, कुछ हिमालय की हम यात्रा कराते हैं, क्योंकि कठिनाई तो जीवन में आती है, जिसने संघर्ष किया है वही विजय हुआ है, अन्यथा बहुत तो देख करके संघर्ष लौट ही जाते हैं। अब जरा समझना है आपको। देखो जब आपसे मैंने कहा चलिए दिल्ली से बैठते हैं और उड़ान भरते हैं, तो दिल्ली कहां पर है? आपकी मैदानी क्षेत्र में है। आपको दिल्ली कहां पर है? मैदानी क्षेत्र में। अब जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे हैं, देखो जैसे ही हम आगे की तरफ गए, यहां पे हम पहुंचे, तो ये तराई वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र है ये तराई का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र क्या है? तराई का क्षेत्र आपको देखने के मिलेगा, जो कि 300 मीटर के आसपास है समुद्र से, इतनी ऊंचाई से अधिक है तराई का रीजन। उसके ऊपर जैसे हम पहुंचे, यहाँ ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये वाली जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये है आपकी कौन सी? शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक पहाड़ी पे हम पहुंचे, और शिवालिक पहाड़ी पे जब हम पहुंचे तो ये 900 से 1500 मीटर। आपने कहा सर पहाड़ी आना शुरू हो गया है, मैंने कहा ऑफ कोर्स। फिर हम नीचे ढाल पे, यहां से हम गए तो फिर हम नीचे ढाल पे उतरेंगे, ऐसे नीचे ढाल पे उतरेंगे, तो यहां पर फिर पहाड़ी आपको आएगी, वो आएगी आउटर हिमालय, जिसको हम खासतौर पर आउटर हिमालय के रूप में जाना जाता है। फिर नीचे की तरफ ढाल आएगा, एक तरीके से खाई आएगी, तो नीचे की तरफ जाएंगे, फिर से चढ़ाई होना शुरू हो जाएगी ये ऊपर। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो यहां पर आपको लेशर हिमालय देखने के लिए मिलेगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 3600 से 4600 मीटर है। चढ़ सको तो चलो, मंजिल अभी बाकी है, और बढ़ सको तो बढ़ो, राह अभी बाकी है, तो चलना तो पड़ेगा आपको। क्लियर? तो हम यहां से ऐसे होते हुए जा रहे हैं। अब किसी ने कहा सर थोड़ा रेस्ट, मैंने कहा रेस्ट नहीं लेते हैं, सीधे आगे चलते हैं, तिब्बत प्लेटू पहुंचना है, लक्ष्य है हमारा IAS बनना। फिर हमने आगे की तरफ चले तो ऊंचे की तरफ फिर ऊंचाई पे चलते चले गए, और यहां पर आपको मिला आगे चल करके ग्रेट हिमालय। जैसे ही ग्रेट हिमालय पर पहुंचे, फिर उसके बाद ढाल आया नीचे और हम पहुंच गए तिब्बत प्लेटू। मतलब सर मतलब ये हुआ कि आप यहां से चले और सीधे चलते हुए इस तरीके से आगे चले गए हैं। तो यदि आपको जीवन में मौका मिलता है तो आप इसकी यात्रा अवश्य रूप से करें। एक तो है आपने पढ़ाई की है, पढ़ा है, और एक है कि आपने उसको महसूस किया है, आप वहां पर घूमे हैं, आपको मालूम हुआ है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जाना है कहां? तिब्बत प्लेटू। तो ये सब आपको क्रॉस करते हुए जाना है ऐसे, ठीक है। ये पहाड़ियां हैं, फिर इसके आगे पहाड़ियां हैं, ये ढाल है, फिर इसके ऊपर आप देखोगे चढ़ाई है, फिर इसके आगे ढाल है, कुछ इस प्रकार से है। वेस्टर्न आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नवंबर से अप्रैल देखने के लिए मिलता है। बेसिकली मानसून का है, क्योंकि जब आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है जून और सितंबर में, तो यहां तक बरसात कराता है, फिर वापस लौट जाता है यहां से, ठीक है।
तो यहाँ पर ग्लेशियर लगभग 10% और विंटर स्नो आप देखोगे कवर करता है यहाँ पर कितना, लगभग यहाँ पर 35 से 40% आपकी स्नोफॉल होता है। मैक्सिमम मानसून आप देखोगे परसेप्शन एट दिस कितना है, 1500 से 3000 मीटर तक आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिमालय को खासतौर पर बांटा जाता है किसके आधार पर, हिमालय को बांटा गया है नदी के आधार पर भी इसका विभाजन हुआ है। तो अब तक हमने हिमालय का भौगोलिक आधार पर विभाजन की बात करी, अब बात करते हैं नदी के आधार पर विभाजन की। बोले सर कैसे, देखो नदी के आधार पर भी हिमालय का विभाजन आपका हुआ है। कैसे हुआ है सर, जरा थोड़ा सा बताइए इसको। तो नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलता है, जरा समझना। जरा समझना, कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा नदी के आधार पर। जैसे ये आपका हिमालय है, ये आपका क्या है, हिमालय है। क्लियर, हाँ बोले सर बिल्कुल सही बात है आपकी, इसको हटा देते, हाँ दूसरा पेन लेते हैं और उससे बनाते। देखो ये आपका हिमालय है इस प्रकार से। क्लियर, इससे ऊपर ये आपको हिमालय देखने के लिए मिलेगा इधर। अब आपको ये भी देखने के लिए मिलता है हिमालय तो है लेकिन इसको नदी के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे आपको देखने के लिए मिलेगा पंजाब हिमालय। क्लियर, आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर नेपाल हिमालय, आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर असम हिमालय। क्लियर, इस तरीके से इसको अलग अलग बांटा गया है। क्लियर, हाँ तो यहां पर चीजें आपको मिलेंगी, जैसे पंजाब हिमालय है तो यहां पर आपको सतलुज और खासतौर पर आप देखोगे सिंधु है, फिर उसके बाद में आपकी तिस्ता है, काली है, इस तरीके से नदियां आपको मिलेंगी अलग अलग। तो इनके आधार पर इनको विभाजित किया गया है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब तक तो हमने देखा था भौगोलिक स्थिति के आधार पर। क्लियर, अब हम देखते हैं लंबवत। पहले क्षैतिज देखा था, अब हम इसको लंबवत भी देख लेते हैं। चलिए देखो यहां पर देखिएगा, देखो यह है आपका, ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसको कश्मीर हिमालय कहते हैं और खासतौर पर हिमाचल हिमालय या फिर इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, इसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं। यहां पर है आपका कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय है, कुमाऊं हिमालय देखने के मिलेगा। यह है आपका नेपाल हिमालय और यहां पर आता है आपका कौन सा, सिक्किम या फिर इसको असम हिमालय भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, असम हिमालय भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इसको बांट के देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी नदी आपको यहां पर मिलती है। चलो एक एक करके बात करते हैं और फास्ट वे में समझते हैं। पंजाब हिमालय खासतौर पर हम देखें तो सिंधु के खासतौर पर गार्ज से सतलुज नदी के एक गार्ज तक ये फैला हुआ है। लगभग अगर हम देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर तक है। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये फैला हुआ है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई इसी भाग में है। इस यहाँ पर आपको वैष्णो देवी मंदिर मिलेगा, अमरनाथ की गुफा मिलेंगी। चीर ए शरीफ पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही आता है। क्लियर, उसके बाद आता है आपका कुमाऊं हिमालय। आगे कौन सा आता है, जैसे ये देखा, फिर उसके बाद में आएगा यहाँ पर कुमाऊं हिमालय। ये कुमाऊं हिमालय खासतौर पर सतलुज और खासतौर पर काली नदी के बीच का अवस्थित क्षेत्र है। यहाँ पर एक तरफ सतलुज है और इधर आपकी काली नदी है। इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। मुख्य विस्तार इसका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर भागीरथी, अलकनंदा, यमुना का उद्भव स्थल यहीं से होता है। माना और नीति दर्रे द्वारा भी आप देखोगे तिब्बत के भाग से ये जुड़ा हुआ है। प्रमुख चोटियों की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कुमाऊं हिमालय के अंदर नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुरछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, कुमाऊं हिमालय के मध्यस्थ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय जो आता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, नेपाल हिमालय कुछ यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा। एक तरफ काली नदी मिलेगी और एक तरफ तिस्ता मिलेगी। इधर आपको मिलेगी तिस्ता और इधर मिलेगी आपको काली नदी। काली और तिस्ता नदी के बीच में लंबाई इसकी लगभग 800 किलोमीटर है। अन्य नाम इसके सिक्किम में सिक्किम हिमालय कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में इसको दार्जिलिंग हिमालय कहा जाता है और भूटान में इसको भूटान हिमालय कहा जाता है। नेपाल हिमालय के आप देखोगे हिमालय की प्रमुख चोटियों की बात कर ले तो पश्चिम से पूरब की ओर है। ये इधर से चल रही है पश्चिम से पूरब की ओर इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको धौलागिरी मिलेगी, अन्नपूर्णा मिलेगी, माउंट एवरेस्ट मिलेगा, मकालू मिलेगी और कंचनजंगा मिलेगी। इसमें आप देखोगे कोणधारी वन भी मिलते हैं, देवदार हैं, स्प्रूस हैं, फर हैं और चीड़ के वन मिलते हैं। गंगा की सहायक नदियां जिसमें घग्गरा,
गंडक, कोशी नदियों का उद्गम भी कहां से होता है? नेपाल हिमालय से होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है अंतिम और लास्ट, इसमें जो हिमालय आपको मिलेगा उसको बोलते हैं हम खासतौर पर कौन सा हिमालय? असम हिमालय। बोले सर कैसे? थोड़ा सा इसको फिर से विस्तार से समझ लीजिए। हमने आपको बताया था कुछ इस तरीके से इसको विभाजित किया गया। तो यहां पर आपको तिस्ता नदी मिलेगी और यहां पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी। ये जो बीच का क्षेत्र है इसी को असम हिमालय कहते हैं। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जिसको दिहांग तक ये फैला हुआ है, लगभग 720 किलोमीटर तक का विस्तृत क्षेत्र है। मुख्य विस्तार इसका सिक्किम और खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? चलिए, असम हिमालय को खासतौर पर असम में रहने वाली अनेक जनजातियों के आधार पर आप देखोगे कई भागों में बांटा गया, क्योंकि असम में कई उधर के नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, अगर आप भारत को देखें, ये जो भारत का रीजन है, इस भारत के रीजन में नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी छोटी बड़ी ट्राइब्स हैं। तो इन ट्राइब्स में इस हिमालय को बांट दिया गया। जैसे यहाँ पर आप देखोगे आका पहाड़ियां, धनसरी, दाफला की पहाड़ियां, मिश्मी की पहाड़ियां, कोहिमा की पहाड़ियां, उत्तरी कछार की पहाड़ियां, इन सब के अलावा आप देखोगे मीजो की पहाड़ियां, खासी, जैंतिया, मेकरी की पहाड़ियां, इनके अलावा आका, दाफला, मीरी, मिश्मी जैसी जनजातियां निवास यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आका है, दाफली की आप देखोगे जनजातियां हैं, और मीरी की और मिश्मी जैसी ट्राइब्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो कई ऐसे विषय यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट में हिमालय मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि हिमालय आपका केवल और केवल 4 राज्यों में फैला हुआ है, या फिर जो भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर देखो आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर होंगे और तो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। क्लियर? चलिए, अब विषय उठता है आपका नॉर्थ ईस्ट की, मतलब कि पूर्वोत्तर भारत की कुछ पहाड़ियों के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। किसके बारे में? जो नॉर्थ ईस्ट की आपकी पहाड़ियां ये हैं, वो आपकी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां यहां। क्लियर? तो इस नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में कई आपको पहाड़ी मिलेंगी, जैसे डाफला की पहाड़ियां हैं, मेकरी की पहाड़ियां, मिश्मी की पहाड़ियां हैं। तो ये पहाड़ियां आपको यहाँ पर देखने के लिए कुछ पहाड़ियां मिलेंगी। तो इन पर्वतों को हम आपके साथ में गारो, खांसी, जैतिया हिल्स अभी हम आपके साथ में करके आ रहे हैं, जो पूर्वोत्तर की आप देखोगे क्या है? पहाड़ियां। चलिए, तो आइए देख लेते हैं अब इनके बारे में। यहां पर देखिएगा, देखो कौन कौन सी है। जैसे आप देखोगे कौन सी पहाड़ी है? मिश्मी की पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम है अरुणाचल प्रदेश में, दाफला की पहाड़ियां ये भी अरुणाचल प्रदेश में, मीकरी की हिल्स है, नागा हिल्स नागालैंड में है, गारो, खांसी, जैंतिया, इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे बराइली की रेंज है, मीजो की पहाड़ियां, तो ये सब यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो इसको जूम कर दिए हैं। अब यहां पर थोड़ी चीजें और विस्तार से आपको समझ में आ सकती हैं। यहां पर आपका क्या है? ये हिमालय का क्षेत्र है, यहां पर भूटान है, इधर आपको कंचनजंगा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तिस्ता नदी यहीं से निकल रही है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी यहीं पर है आपकी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है? जैसे मिश्मी की हिल्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश, डाफला ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, पटकाई बूम, ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स नागालैंड में, मेकरी की पहाड़ियां असम के क्षेत्र में। उसके साथ साथ आप देखोगे बराइल का रेंज भी यहां पर मिलती है, मीजो मिजोरम में है। ये जो गारो, खांसी और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं ये आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, और ये खासतौर पर मेघालय में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये आपका प्यारा बांग्लादेश है। चलिए, क्लियर हुआ? आइए तो आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर है तो। इन सब के अलावा यहां पर टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में खासतौर पर क्या है? डूला मिरी और ओबरा पश्चिमी जनजातियों के नाम यहां पर हैं। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और पूरब में नागा की पहाड़ियां नागालैंड। उनके अलावा मेटाटोल की मणिपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा, मीजो मिजोरम में, और बराइल असम में। इनके अलावा रैगमा और आप देखोगे मीकरी असम में यहाँ पर पहाड़ियां देखने के लिए मिलती हैं। तो ये कई पहाड़ियां हैं, चाहे पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश की हो, नागा पहाड़ियां, लेमाटोल की पहाड़ी हो, मीजो की पहाड़ी हो, बराइकल की पहाड़ी हो, और आपकी रेगमा और मीकरी की पहाड़ियां भी यहाँ पर हो। तो कई प्रकार की यहाँ पर पहाड़ियां आपको देखने के लिए ऑब्वियसली मिल जाएंगी। तो इनको भी क्या है? बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें आपकी कंठस्थ होनी चाहिए और एको एक बिंदु आपका कवर होना चाहिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे आपको गारो, खांसी, जैंतिया मेघालय की है, ये हिमालय आप देखोगे हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो, खांसी, जैंतिया जो है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना है। फिर किसका हिस्सा है सर? ये आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। क्या है? प्रायद्वीपीय, जो आपका भारत का पठार है, ये प्रायद्वीपीय भारत का
हिस्सा कहे जाते हैं, इसको ध्यान में आपको रखना है गारो खासी जातिया के बारे में। खासी पहाड़ी पर ही आप देखोगे मेघालय की राजधानी शिलोंग और चेरापूंजी आपको मिलेगी। पूरा का पूरा मेघालय का पठार का क्षेत्र है। यहाँ पर मेघालय के मैदान नहीं है, मेघालय में आपको मैदान नहीं मिलेंगे, बल्कि मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार इसको कहते हैं। शिलोंग का पठार ही गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां यहाँ पर अवस्थित है और यहीं पर आपको मिलेगा मात्र सत्तात्मक सत्ता, जहां पर विवाह जो होता है आपका वो लड़की और लड़के से होता है, परंतु लड़की नहीं लड़के के घर जाती है, बल्कि लड़का लड़की के घर जाता है। पंचायत में भाग लड़का नहीं बल्कि लड़की लेती है, सारे काम घर के लड़का करता है, ना कि लड़की करती है। और यहां पर आप चीजों को समझ सकते हैं। देखिए यह है अरुणाचल प्रदेश येलो कलर में, कैपिटल है ईटानगर। यहां पर असम कैपिटल है दिसपुर, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और नागालैंड कोहिमा, मणिपुर की है इम्फाल और मिजोरम की है आइजोल। इन सब के अलावा त्रिपुरा की है आपकी अगरतला। क्लियर हुआ। यहां पर आपको म्यांमार दिख रहा है, इधर भूटान है। अब देखो यहीं से मैपिंग आप कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई भूटान के साथ में कौन कौन से स्टेट हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो देखो सिक्किम, गंगटोक सिक्किम लगता है इसके साथ में। यह आपका वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल की सीमा लग रही है ये। इधर से आप देखोगे असम की सीमा लग रही है और इधर से आपका अरुणाचल प्रदेश, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। यहीं पर देखिए म्यांमार के साथ में, तो म्यांमार के साथ में ये चार हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या त्रिपुरा की लगती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सीमा है ये आपकी बांग्लादेश आ जाता है। इधर ये बांग्लादेश है, यहां तक ये बांग्लादेश का शासन है, यहाँ बांग्लादेश। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, और आप यहां पर समझते हैं गारो हिल्स है, खासी है, जैंतिया है, दीकमा आप देखोगे यहां पर है, सदार हिल्स है, यहां पर कार्बी एलोंग की पहाड़ियां मिलेंगी। त्रिपुरा का आप देखोगे TADDC आपको मिल जाएगा, चकमा आपको मिलेगा, लाइडीसी मिलेगा, मारा, चकमा, ये सब है इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, क्योंकि भाई हिमालय के बारे में हमने देखा है, तो हिमालय में कुछ आपके ग्लेशियर भी होंगे, तो उन ग्लेशियर को भी कंप्लीट तरीके से हम आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो उन ग्लेशियर को भी थोड़ा जान लेते हैं। यहीं पर आपको देखने को मिलता है सियाचिन ग्लेशियर, आपने कई बार पढ़ा होगा इसके बारे में, सियाचिन के बारे में आपने देखा होगा। क्लियर। तो इसको हम जानेंगे। और भी कई ग्लेशियर है, लद्दाख ग्लेशियर है, उसको भी हम समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखो अगर हम बात कर ले, यहाँ पर कई आपको ग्लेशियर देखने के मिलेंगे, जिसमें जम्मू में आपको कई ग्लेशियर हैं। जम्मू में काराकोरम श्रेणी में 5 प्रमुख ग्लेशियर आपको मिलते हैं। किसमें? काराकोरम में। इसमें सियाचिन ग्लेशियर सबसे प्रमुख है, जो कि हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यदि यहाँ के टेम्परेचर की बात कर लें तो यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है और लगभग 60 डिग्री सी में पहुंच जाता है। इतना ही आपका कहां पर है? साइबेरिया वाले क्षेत्र में आपका रहता है। रूस के कई रीजन में 60 डिग्री चला जाता है। इन सब के अलावा सायसानी भारत का सबसे ठंडा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? सासायानी। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, तो कई बार सियाचिन ग्लेशियर आप लगा देते हैं। तो सबसे बड़ा है सासायानी है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और कहां पर है? काराकोरम रेंज में है। इसके बाद आता है आपका हिस्पर ग्लेशियर भी है, और आपका बियाफो ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। लेकिन 2 बड़े हैं, सियाचिन और सासायानी। याद रखना है सासायानी भारत का सबसे बड़ा है। आइए जरा देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि सर ये कहां पर है, थोड़ा मैप से बताइए ना। बिल्कुल, देखो ये भारत का नॉर्थ वाला रीजन है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करते हैं, देखो जब आप इंडिया की बात करते हैं तो अजूम करें ये भारत है, तो ये जो नॉर्थ वाला रीजन है, ये जो आपका नॉर्थ इंडिया है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, तो इसकी बात हो रही है। ये है अक्साई चाइना। क्लियर। यहां पर आप देखोगे जिंगिंग, जो आपका तिब्बत वाला रीजन है, ये है आपका लद्दाख, इस पे जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है। क्लियर। ये है आपका बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान यहां पर आपको मिलेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान जिसको हम कहते हैं, गिलगिट यहां पर एजेंसी है, ये आपका चाइना के अंडर में है। आप इस चीज से जरा समझना, ये जो इधर वाली ये जो एरिया है ये चाइना के रीजन में है, इस पर भारत की संप्रभुता नहीं है, ये चाइना में है। और उसके साथ साथ इसकी हम बात कर ले, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये किसका है? ये गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है।
और इस पर आपका किसका है, पाकिस्तान की हुकूमत है यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर, थोड़ा सा हम आपको इसको रीज कर देते हैं यहाँ से। ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर कुछ इस प्रकार से, ये है इतना ग्लेशियर जिसके ऊपर लड़ाई रहती है, और एक ट्रायंगल है, इधर आपको पाकिस्तान मिल रहा है, ये इधर से इंडिया है, और इधर से आपका क्या है, चाइना है, ये चाइना अक्सर चीज। तो ये जो है यहां पर ग्लेशियर है। अब इस पर आधिपत्य चाइना भी बताता है, ये भी बताता है, और यहां पर आपको मिलेगा शाहकांश गम वैली, यहां पर है, ये फिर भी लगातार विवाद होता रहता है, ये खास तौर पर इसका चाइना का ही आधिपत्य है इसमें। तो मैं अगर आपसे कहूं एक बात कि अगर आप भारत का मैप देखते हैं और भारत के मैप में इस क्षेत्र को यदि आप अपना क्षेत्र बताते हैं, ये रीजन और ये रीजन, तो ये आपका नहीं है बेसिकली, ये जो रीजन है इतना बड़ा ये पाकिस्तान में चला गया है, और ये जो क्षेत्र है यहां से इतना, ये जो क्षेत्र है ये सब चाइना के अंडर में चला गया है। तो बेसिकली आज जो आप भारत का मैप आप दिखाते हैं वो भारत का बेसिकली मैप नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जिस पर हमारा कब्जा नहीं है। परंतु सर फिर आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये क्षेत्र नहीं है, आपने कई बार लीडर ऑफ ओपोजिशन कांग्रेस को कहते हुए या अन्य पार्टियों को कहते हुए देखा होगा, सुना होगा कि चाइना भारत में अक्सर चाइना में घुस गया है, अरुणाचल प्रदेश में आ गया है। वो सही बात कहते हैं। जो बाल्टिक पाकिस्तान है इस पर अगर हम बात कर लें, बाल्टिस्तान में, क्लियर, अक्सर चाइना की बात कर लें, तो ये वो क्षेत्र है जहां पे लगातार चाइना भारत की तरफ मूव कर रहा है। बोले सर फिर हम इसको क्यों नहीं दिखाते हैं, इस तरीके से बना के दिखा देना मैप, कुछ ऐसे इस प्रकार से मैप बना दे कि ये जो दोनों पंखुड़ियां हैं इनको हटा दो और भारत का मैप बना दो। बोले बात तो सही है, फिर भारत का मैप कुछ इस प्रकार से बनाओ ना सर, क्यों आप ऐसे बना के दिखा रहे हो, ऐसे चले जाओ और फिर ऐसे करके ले आओ, ये लो भारत का मैप बन गया। फिर इस प्रकार से, क्योंकि एक इधर की जो एरिया है ये भी इसके चाइना में चला गया, और इधर वाले क्षेत्र में आपका ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान आ गया, इधर से चाइना आ गया। तो सर ये बीच का आप हटा दो इसको, तो ये तो बनना चाहिए। क्यों हम दिखाते हैं फिर भारत को इसको साथ में, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अभी हमने इसको मान्यता नहीं दी है, भविष्य में हम इसको लौटाएंगे और अपना क्षेत्र इसको घोषित करेंगे। अगर हमने अपने कैलेंडर में इसको हटा दिया तो फिर हमारी संपूर्णता पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, और खासतौर पर चाइना इसको अपना क्षेत्र बनाना शुरू कर देगा। ये ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये ध्यान में रखना है, लेकिन भारत का क्षेत्र तो अलग ही है। तो ये एक छुटकू सा क्षेत्र है सियाचिन, अब इसके ऊपर लड़ाई होती है, हमारी सेना रहती है। कई आपको मैं बता दूं, जिसकी सैनिक की यहां पर पोस्टिंग हो जाती है, एक भारत का सैनिक केवल 6 महीने तक यहां पर रहता है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग कभी नहीं होती है यहां, ये ध्यान रखना। भारत के एक सैनिक की 6 महीने तक पोस्टिंग होती है इस क्षेत्र में, फिर उसके अलावा पोस्टिंग नहीं होती है कभी उसकी। क्यों? क्योंकि ये -60 डिग्री रहता है, यहां पर आप आलू को फोड़ नहीं सकते, पत्थर हो जाता है एकदम। यहां पर आप ब्रेड को चबा नहीं सकते, एकदम पत्थर हो जाता है वो, क्लियर। बोले सर खाना पैकिंग होकर के आता है, बहुत प्रॉब्लम में ये जीवन जीते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री माइनस में जम जाता है आदमी, बाहर नहीं हाथ निकालते हैं, बहुत एकदम पैक रहते हैं, और ये 3-3, 4-4 महीने नहाते नहीं है, क्योंकि इनको आवश्यकता नहीं होती। ये है वो सोल्जर जिनके वजूद पर हम खासतौर पर अपना जीवन जी रहे हैं, ये वो सोल्जर हैं, इनको करो सलूट। क्या ये इन्फ्लुएंसर, ये वो दुनिया भर की चीजें बाउंसर लेके घूमे पर रहे, ये है वो, क्लियर। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो खासतौर पर अगर हम देखें तो भारत का क्षेत्र क्या है और हम दर्शाते क्या है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए आइए यहां पर देखिएगा, और इसको और भी अच्छे वे में चीजों को बताया गया है। यहां पर है आपका गिलगित जो पाकिस्तानी क्षेत्र है, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ये कश्मीर का रीजन है, बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का। देखो बेसिकली पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ये है बेसिकली, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इस क्षेत्र में यहां से ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। यहां ये सब पाकिस्तान है, यहां पे ये सब पाकिस्तान है, यहां पर ये क्लियर, ये क्या है आपका पाकिस्तान है। उसके साथ साथ अगर हम देखें यहां पर देखो क्रेडिटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, यहां पर आपको मिलेगा, तो ये पाकिस्तान और चाइना दोनों का है ये वाला रीजन। ये है अक्साई चाइना, इधर से ये सब इधर चाइना का रीजन है, अक्साई चाइना। चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पर रहती है, मिलिट्री रहती है इसकी, और ये है आपका
LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है आपकी LOC। श्रीनगर, ये है बेसिकली भारत। लद्दाख, यहां पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ये तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भूभाग भारत अब तक खो चुका है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो कश्मीर की है, लद्दाख की है, जम्मू एंड कश्मीर ये है। तो आप समझ सकते हैं, मैं एक शब्द में कहूं तो भारत ने अपनी संप्रभुता के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लगा लिए। तो हमारा क्षेत्र कौन सा रहा है सर? हमारा क्षेत्र ये रहा है, ये रहे हमारे क्षेत्र जम्मू कश्मीर में, ये है। अब ऊपर का मैप बना लो आप। तो ऊपर का मैप कुछ इस प्रकार से बनेगा क्या सर? ऊपर का मैप कुछ इस प्रकार से बनेगा सर, कुछ इस प्रकार से सर ऊपर का मैप बनेगा। बोले बात एकदम सही है, ऊपर का मैप कुछ इस प्रकार से ही बनना चाहिए आई थिंक। हाँ, यही है आपका ऊपर का मैप, क्योंकि इधर का जो एरिया है वो हट गया है, इधर का एरिया वो हट गया। तो ये हमारा मैप बनेगा और यहीं से आप जोड़ सकते हैं जिसको भी आपको जोड़ना है। तो जरा आप समझ सकते हैं हम कहां पर जा चुके। ये भारत का वास्तविक क्षेत्र है, यहां पर इस एरिया में हम रहते हैं बस। ये इसमें नहीं, इसमें हमारी औकात नहीं हम जाएं इसमें नहीं। ये कभी भारत का क्षेत्र हुआ करता था। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड के ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के ग्लेशियर को अगर हम देखें तो यहां पर गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और आपको मिलाम ग्लेशियर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर देखिएगा कौन कौन से हैं। यह है आपका उत्तराखंड, यह है उत्तराखंड, गंगोत्री, मिलाम और आप देखोगे पिंडारी वाला क्षेत्र यहां पर है। और जैमू ये कहां पर है? जैमू ग्लेशियर कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम के जैमू ग्लेशियर में खासतौर पर तिस्ता नदी और जैमू ग्लेशियर से निकलती है। तो यहीं से निकलती है तिस्ता नदी। जैमू ग्लेशियर कहां है? सिक्किम में। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे दर्रों के बारे में कि जो भारत के पासिस हैं, उन पासिसों के बारे में भी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बोले सर बिल्कुल। देखो, पासिस क्या होता है? भारत पर जितने भी आक्रांता आए, विदेशी आक्रमण जितने भी हुए, वो सब आप देखोगे दर्रों से ही हुए, पास से ही होते हुए आए। ऐसा तो नहीं है ना किसी पहाड़ी को पार करके आगे हों, समुद्र से आगे हों। खासतौर पर अंग्रेजों से पहले जितने भी आक्रांता आए भारत में, वो सब क्या है? पासिस को पार करते हुए, दर्रों को पार करते हुए भारत में उन्होंने एंट्री दी। और दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र। जैसे बता दें तो सर थोड़ा बेटर रहेगा। देखिए, ये है, मान लीजिए इधर आपकी पहाड़ी है, क्लियर? ये हम मान लेते हैं ये है आपका क्या? ये है आपका रास्ता, ये है आपका पासिस। ये आपकी क्या है? इधर आपकी पहाड़ी है, ये इधर आपकी पहाड़ी है। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं बनाते हैं। देखो, अब जरा समझ, हम कहें आपसे एक पहाड़ी ये है और हम कहें आपसे दूसरी पहाड़ी ये है, कुछ इस प्रकार से पहाड़ी है। और ये जो है यहीं पर है आपका पासिस। क्लियर? इसी पास से है आपका भारत का मार्ग। इसी से क्या होता था? इन पासिस से ही आप देखोगे व्यापार हुआ करता था पहले, यहीं से लोग जाया करते थे। ये तो क्या है? पर्वत है, ये भी क्या है? पर्वत है। और इसी पास से होकर के आ रहे हैं लोग, ये इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत। तो दो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच का जो मार्ग होती है, सकरी जो पट्टी होती है, उसी को क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। और इन्हीं दर्रों से होकर के भारत में आप देखोगे आक्रांता आया करते थे। जैसे प्रमुख दर्रों की यहां पर हम अगर बात कर लें तो प्रमुख दर्रे आपको देखने के मिलेंगे। जैसे देखो, काराकोरम ये आपको दिख रहा है, उसके साथ साथ यहां पर है जोजिला दर्रा, बड़ा लांचा दर्रा। उसके अलावा अगर हम बात कर ले, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। यहां पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, डीफू दर्रा, और आप देखोगे यांगसान दर्रा और तुजू दर्रा, ये मणिपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा। बोले सर इसको आप इजी करवा दो ना, तो थोड़ी इजीनेस हमारी हो जाएगी। तो चलिए थोड़ी इजीनेस करवा देते हैं। तो कुछ ट्रिक हम आपको बता देंगे, तो उसको आप देख लेंगे।
यहां पर कुछ आपके पासिस हैं, तो इन पासिस को आप समझ सकते हैं। देखो ये जो पास बनाया गया है कुछ इस प्रकार से, इधर भी पहाड़ी है इधर भी पहाड़ी है, यहां से पास है, आप आ सकते हैं। क्लियर, ये इस प्रकार से आपके पासिस हैं। अब इसमें थोड़ा क्लीन नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम आपको बताते। क्लियर, चलो हाँ, तो कुछ दर्रों की मैं ट्रिक बता देता हूं, आप उन दर्रों को नोट डाउन कर लेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर आप कहोगे कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला। देखो कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला, तो इसमें आ जाएगा कश्मीर से आ जाएगा कश्मीर, मतलब कि जम्मू कश्मीर, कश्मीरी से जम्मू कश्मीर। यह है आपका बाज, इससे आ जाएगा बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। फिर आ जाएगा पंजा, पीर पंजाल दर्रा। उसके साथ है आप देखोगे बनिहाल दर्रा, यहां पे आ जाएगा बहुत से आ जाएगा बनिहाल दर्रा। जोजिला से आ जाएगा जोशीला, जोशीला है ना, तो जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। ये सब कहां पर है, ये कश्मीर में है। तो कश्मीर में बड़ा लाचा दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और उसके साथ साथ जोजिला दर्रा। उसके बाद नीचे आओ, नीचे आओगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, HI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो आप लिखोगे हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, बड़ी छिपकली रहती है। देखो हिमालय से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बड़ी से हो जाएगा यहां पर आप देखोगे, ठीक है, बनिहाल दर्रा। क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ये हो जाएगा छिपकली से, ये हो जाएगा सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा हो जाएगा। रहती से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, तो ये आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आप आओगे अब उत्तराखंड, उत्तराखंड में आप लिखोगे उत्तरी निशा मनाली में। क्या लिखोगे, उत्तरी निशा मनाली में। तो इसको नोट डाउन करते रहो, उत्तरी निशा मनाली में। देखो उत्तरी से हो जाएगा उत्तराखंड, निशा से हो जाएगा नीति दर्रा, मनाली से हो जाएगा माना दर्रा। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर हुआ, बोलो सर बिल्कुल क्लियर हुआ। इन सब के अलावा और ट्रिक आपको बताएंगे। यहां पर देखिए, इस सब के अलावा अगर हम बात कर ले और पासिस की, हम ट्रिक बता देते हैं। जम्मू कश्मीर का हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं हम किसका, सिक्किम के। सिक्किम के दर्रों की बात कर लेते हैं। तो सिक्किम में है सिकंदरनाथ जलेबीला, सिकंदरनाथ जलेबीला। तो देखो सिकंदरनाथ से हो जाएगा क्या, यहां पर है आपका सिकंदर से हो जाएगा सिक्किम, सिकंदर से क्या हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। नाथ से हो जाएगा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और जलेबी ला से हो जाएगा जेलेपले दर्रा। क्या हो जाएगा, जेलेपला दर्रा, तो ये मिल जाएगा। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात कर ले तो आप कहोगे अरुण याग्निक, याग्निक बम डिफ्यूज करो, डिफ्यूज करो। तो ये आपको मिलेगा अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो। देखो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश अरुण याग्निक से। यहां पर हो जाएगा आपका बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा और यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। तो ये दर्रे आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये दर्रे आपको देखने के मिलेंगे। इस ट्रिक को आराम से आप लिख लो और ये याद हो जाएंगे मोस्टली। ऐसे ही आ जाता है आपका महाराष्ट्र का। तो आप कहोगे, क्या कहोगे, महाराष्ट्र में मोही थाली भर दो, भोरघाट और आप देखोगे थालघाट। करेला पालक खाओ, पालघाट दर्रा मिलेगा केरल में, तो उसको आप याद कर लो।
तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कुछ पासिस हैं, जैसे आप देखोगे बुर्जिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीरपंजाल दर्रा है ना, श्रीनगर के पास में देखो यहाँ पर। इन सब के अलावा जम्मू कश्मीर में आपको मंडी के पास में ये सब दर्रे हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ये दीपू दर्रा, यांगराब दर्रा, लिखानी दर्रा देखो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेंगे हम आपसे मध्यवर्ती मैदानों के बारे में। देखो हमने कंप्लीट तरीके से जो भी आपकी क्लास हुई है अभी तक, उसमें हमने आपसे चर्चा करी हिमालय के बारे में, कंप्लीटली जाना। अब हम जानेंगे भारत के मध्यवर्ती मैदानों के बारे में, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के मध्यवर्ती जो मैदान है वो क्या है, और उसको भी कंप्लीट समझेंगे। देखो जरा समझना, यह है आपका भारत का मैप, क्लियर, ये भारत का मैप है, ये आपको इंडिया का मैप मिलेगा। अब हुआ क्या है, जो आपके पर्वत पठार हैं, प्लेटू हैं, यहां तक आपके क्या हैं, पर्वत पठार, ये सब देखने के लिए आपको मिलेंगे। ये हिमालय है। हुआ क्या है, हिमालय का अपक्षय अपर्दन हुआ, क्योंकि केमिकल जो चैन रिएक्शन है वो भी होती है, बरसात होती है, इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, तो उससे क्या होता है, पानी के साथ में, क्योंकि बरसात होती है तो पानी के साथ में कहीं ना कहीं आप देखोगे मिट्टी भी आती है। और जो मिट्टी आती है, क्योंकि जब ये प्लेट ऐसे टकराई थी तो यहां पर एक भूसन्नति बन गई थी, मिट्टी आई, यहां पर बहुत गहरा ये खड्डा इस तरीके से बन गया था। याद करना, पहला वाला जो हम आपको बताए थे कुछ इस प्रकार से दिखाए थे, और कुछ इस तरीके से खड्डा बना, और ये ऐसे। तो यहां पर क्या थी, यहां से जितने भी हिमालय आप देखोगे अपसाद आए थे, वो इसमें भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, और कुछ यहां पर आपके वाटर के बेंड भी बनते चले गए, और यहां पर बन गया आपका बड़ा विशाल मैदान। ये जो आप मैदान देखते हैं, अगर हम इसकी बात कर लें, ये जो मैदान आपको आज विजुअल होता है, ये जो मैदान आज आपको विजुअल हो रहा है, ये और इत्यादि, ये जो मैदान आपको आज विजुअल हो रहा है यहां तक, ये जो मैदान है, ये सब क्या है, बोले सर ये आपका मैदान है। इसमें खासतौर पर 3 बड़ी नदियां हैं और उनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी। जैसे अगर हम देखें, यहां पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी देखने के लिए मिलेगी, इसी में आपको गंगा देखने के लिए मिलेगी, इसी में आपको आप देखोगे सिंधु नदी भी देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर 3 नदी हैं। अब इनके द्वारा अपशेदों को लाए गए, और अपसादों को ला करके इन क्षेत्रों में क्या है, इनको विसर्जित किया गया। क्लियर हुआ? तो ये चीजें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इट्स क्लियर? चलिए, तो अब जरा हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखो, यहां पर आपको क्या है, यहां पर विजुअल हो रहा है ये क्या, कि यहां पर आपको ज्योग्राफी का एक मैप है, और यहां पर हिमालय भी आपको दिख रहा है। देखो अगर हम बात करें, ये है आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद है यहां पर हिमालय, फिर उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट जो आपका प्लेन है, ये आपका प्लान है, और इसी प्लेन के बारे में हम आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे। यहां पर देखिएगा, इस प्लेन को इस तरीके से यहां पर जो मैदान है ये आपको विजुअल हो रहा है। कहां से कहां तक होता है, ये पंजाब से स्टार्ट होता है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश तक ये जाता है। तो इन क्षेत्रों में ये आपको देखने के लिए मिलता है। खासतौर पर इसमें कई स्टेट आपके आ जाते हैं। इसमें आपका पंजाब आता है। कौन कौन से स्टेट हैं, इसमें आपका पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है। इन सब के अलावा आप देखोगे असम आता है, और आपका अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी आ जाता है। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश भी आपको आ जाता है, और भी कई क्षेत्र आपको देखने के लिए आपको यहां पर क्या है, मिलते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर आपको इंडियन डिजर्ट मिलेगा, सेंट्रल आप देखोगे जो हाईलैंड है वो मिलेगा, दक्कन प्लेटू है, यहां पर आपको ईस्टर्न घाट है, और उसके साथ साथ वेस्टर्न घाट भी देखने के लिए मिलता है। इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्षेत्र भी आपको मिल जाता है। ये कई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए आइए फिर समझते हैं इसके बारे में। देखो, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से बना हुआ है और उपजाऊ है, ये एक ऐसा उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है। यहां पर आपने जाकर के गेहूं भी एक मुट्ठा फेंक दिया, यहां पर आपने धान की फूसी एक मुट्ठा फेंक दी, मान लीजिए आपने चावल फेंक दिए, धान फेंक दिए, चावल तो नहीं जमते हैं, धान ही जमते हैं, तो यहां पर जमाता है। यहाँ के किसान जाते हैं गंगा के दोआब क्षेत्र में जाकर के फेंक देते हैं अपनी फसल को, और पता चलता है 1 महीने बाद जाकर देखते हैं तो फसल तैयार हो जाती है, जमाती है। जलोढ़ संरचना से निर्मित भारत का एक नवीनतम आप देखोगे भौतिक प्रदेश आपको मिलता है,
उत्पत्ति प्लाइस्टोसीन आप देखोगे प्लीस्टोसीन से लेकर के होलोसीन काल तक और हिमालय के प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपण के द्वारा निक्षेपित मैदान का निर्माण हुआ। तो एक तरीके से जब इरोजिंग और वेदरिंग हुई तो उसके चलते यहां पर क्या हुआ, इस मैदान की उत्पत्ति और विकास देखने के लिए आपको मिला। वर्तमान में भी आप देखोगे निर्माण की अवस्था में ये आज भी है, क्योंकि आज भी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी छोटी बड़ी सहायक नदियां और सिंधु अपने साथ विभिन्न प्रकार के अपसाद लाती हैं और इन क्षेत्रों में जमा कर देती हैं। वन फॉर एग्जांपल देते हैं, अभी 2025 में आपने देखा होगा बाढ़ आई थी पंजाब में, आई थी कि नहीं? तो वहां पर आप देखोगे रे आ गई थी, मतलब कि रेत, ऊपर से बहुत अधिक मात्रा में मलबा आया, मिट्टी आई और इन क्षेत्रों में इकट्ठी हो गई। पंजाब के लगभग आप देखोगे कुछ कम भर्ती कई ऐसे जिले, लगभग 20 और 23 जिले थे जिनमें खासतौर पर ये प्रभावित हुए थे। ये चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तुलनात्मक रूप से यहाँ पर कम ऊंचे और न्यूनतम आप देखोगे उच्चावच विषमता का प्रदेश आपको मिलता है। भौगोलिक विस्तार की बात कर लें तो लगभग आपका 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई की बात कर ले, ओशन से सी लेवल से इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 300 मीटर तक है। तो एक तो यहाँ पर उच्चावच आपको देखने के लिए चाहे बिल्कुल एकदम प्लान है, क्षेत्र एकदम एकसार है, मस्त एकदम यहां पर उपजाऊ क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। तो ये है वो क्षेत्र, देखिए इंडियन गैंगेटिक जो आपका प्लेन्स है ये आपको देखने के लिए मिलता है। कौन सा क्षेत्र है ये वो रीजन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, ये वो क्षेत्र है सर। चलिए हम इसको यूं कर देते हैं, देखिएगा ये वो क्षेत्र है जो आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये वो रीजन है जहां पर आपको अधिक से अधिक मात्रा में उपजाऊ चीजें देखने के लिए मिलती हैं। चलिए देखते हैं मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक अगर विभाजन की बात कर लें तो इसको नदी तंत्र के आधार पर आप बांट सकते हैं, जिसमें नदी तंत्र के आधार पर 3 प्रमुख नदियां हैं। जैसे यहां पर आपको सिंधु का मैदान देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको गंगा का मैदान मिलता है, इसमें आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलता है। वही मृदा के क्षेत्र के आधार पर अगर हम देखें तो भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान और आप देखोगे खादर का मैदान भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आइए जरा देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखो ये मैदान है वह जिसकी हम बात आपसे कर रहे हैं। यहां से राजस्थान भी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उसके साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र आता है, वेस्ट बंगाल, इन सब के अलावा आप देखोगे मेघालय, असम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा बहुत क्षेत्र इसमें आ जाता है। तो ये सब रीजन है जहां पर आपको ये मैदान मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु के मैदान के बारे में। देखो सिंधु का मैदान, ये जो आपका सिंधु का मैदान है अगर हम इसकी बात कर ले तो इसमें सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा प्राचीन जलोढ़ संरचना वाले बांगर क्षेत्र का विकास पंजाब व हरियाणा के मैदान भागों में हुआ। मतलब कि सिंधु ने क्या किया, ऊपर से सिंधु आ रही है निकलती हुई, जो आपका वृद्ध हिमालय है वहां से, और उसने कई ऐसे अपने साथ जलोढ़ लेकर के आई और इस क्षेत्र में इसने क्या करना शुरू कर दिया, मैदान बनाना शुरू कर दिया। उत्तरी राजस्थान में भी सिंधु के मैदान का ही अंश आप देखोगे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहां भी अतीत में सरस्वती और घग्गर जैसी नदियां प्रभावित होती थी। ये देखा जाता है, माना जाता है कि यहां पर अतीत में सरस्वती और घग्गर जैसी नदियां देखने के लिए आपको मिलती थी। सिंधु के मैदान की औसत अगर हम ऊंचाई की बात कर लें तो 250 से 300 मीटर, और यह प्राय आप देखोगे बाढ़ मुक्त क्षेत्र, और इसका कारण इसकी ऊंचाई अधिक होना है। तो इसको क्या कहते हैं, बाढ़ मुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। परंतु अभी हाल ही के कुछ दिनों में आपको बाढ़ की घटनाएं यहां पर मिलती हैं। क्लियर, तो यहां पर आपको बाढ़ की घटनाएं कई बार देखने के लिए मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका गंगा का मैदान। देखो सिंधु का मैदान, अब बात कर लेते हैं गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को क्रमशः आप देखोगे ऊपरी गंगा के मैदान में, क्योंकि इसको कई भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान में भी इसको बांटा गया। जैसे कल्पना करें, हाँ अजूम करवाते हैं आपसे, देखो कोई हाँ हमारे पास पे है। देखो अगर हम बात कर ले गंगा, गंगा कुछ इस प्रकार से निकल रही है, कुछ इस प्रकार से आ रही है। क्लियर, यहां से आपका उत्तराखंड है और इधर मान लेते हैं ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हम इसको मान लेते हैं। एक ये क्षेत्र है, इसका ऊपरी मैदान है और इसका मध्य मैदान है और इसका निचला मैदान है। ये है आपकी ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा, ये मध्य गंगा है और ये आपका निम्न गंगा है। क्लियर, ये क्षेत्र आपको देखने के लिए यहां से मिलता है।
अब ये जो ऊपरी गंगा आप कहोगे, इसमें ही आपको देखने को मिलता है बांगर, इसमें देखने को मिलता है तराई। ये जो आपका मध्य गंगा है, यहां पर आपको मिलता है क्या, पहले मिलेगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा भावर, ये है आपका यहां पर, इसी में आपको भावर मिल जाएगा, भावर। इसमें आपको मिलेगा बांगर, बांगर। तराई आपको मिल जाएगा यहीं पर, इसी के क्षेत्र में आपको तराई भी मिलेगा, इसमें आपको तराई भी मिलेगा। और ये जो निम्न गंगा का मैदान है, इसमें आपको मिलता है बांगर, बांगर भूमि, और इसके साथ साथ जलोढ़ भूमि आपको मिलेगी। यह क्षेत्र इस तरीके से विभाजित भी किया गया है। तो चलिए एक एक करके इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आइए जरा देखते हैं। देखो, गंगा के मैदान की अगर हम बात कर लें तो गंगा के मैदान में खासतौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि गंगा के मैदान को ऊपरी गंगा, मध्यवर्ती गंगा और निम्न गंगा के रूप में बांटा जाता है। पश्चिम की ओर लगभग ये 200 मीटर ऊंचा है, और जबकि पूरब की ओर इसकी जो ऊंचाई है क्रमशः उत्तरोत्तर भी कमी आती है। मतलब सर ये हुआ कि अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम से इधर आ रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है, क्योंकि इधर नीचे आ रहे हो, पूरब तो ये है, तो इधर आपको बेस्ट है, क्लियर। तो इस क्षेत्र में क्या है, ये ऊंचा भी है। और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ, क्योंकि ये देखो जो आपकी गंगा है, इसका पानी यूं ही तो आ रहा है ना, तो किधर से, ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रहा है। तो जो पूरब की तरफ जाती है तो आप देखोगे इसकी हाइट भी कम होती चली जाती है। मध्यवर्ती व निम्न गंगा का मैदान खासतौर पर नवीन जलोढ़ वाली एक खादर संरचना का आप देखोगे निर्मित है। ये जो आपको वेस्ट बंगाल में, बिहार के रीजन में आपको देखने के लिए मिलती है मैदान जो है गंगा का, ये नवीन जलोढ़ का मैदान है। यहाँ पर बहुत बारीक बारीक आप देखोगे मिट्टी आती है, और इतनी उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर जाइए, ज्वार बाजरा भकेर के अपने घर आ जाइए, और फिर कभी मत जाइए, आप जाकर के देखोगे तो ज्वार बाजरा रागी जम आएगा। आप जाइए, एक मुट्ठी धान ऐसे फेंक करके आ जाइए, ये वो इतना उपजाऊ क्षेत्र है। आप जाइए मत देखने के लिए पुनः दोबारा, वो जम के आ जाएगा। गेहूं डाल दीजिए, जम जाएगी। आप जो भी फसल यहां पर बोना चाहते हैं, अगर आप उसको केवल फेंक के आ जाएं उस क्षेत्र में, वो जम जाता है। रीजन है क्योंकि इतना उपजाऊ वो क्षेत्र माना जाता है। आइए जरा अब इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखो, खासतौर पर यह नवीन बाढ़ के मैदान है, जबकि प्रत्येक वर्ष लगभग आप देखोगे बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम आता है, ठीक है। जब आपका जून जुलाई का समय होता है तो उस समय बाढ़ की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपकी गंगा है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसमें पानी जो होता है अपने चरम बिंदु पर चला जाता है, और ये एक तरीके से पर्वतीय नदियां हैं, तो पानी अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर इसमें बाढ़ की स्थिति बन जाती है। पूर्वी यूपी व बिहार और मध्य गंगा के मैदान में, जबकि आप देखोगे पश्चिम बंगाल और निम्न आप देखोगे गंगा के मैदान में ये स्थित है। पश्चिम बंगाल में ही गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का क्षेत्र भी आपको मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर, गंगा, और आप देखोगे ब्रह्मपुत्र डेल्टा का क्षेत्र भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या आता है? अब आता है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए जरा देखते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। ब्रह्मपुत्र का मैदान खासतौर पर असम में स्थित एक संकरी खासतौर पर खादर संरचना के रूप में है। जैसे ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी कुछ ऐसे तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती हुई ये आपकी असम में होती हुई फिर नीचे इस तरीके से गिर जाती है। कहां आकर के सर? ये कुछ इस तरीके से आती है और आपकी बंगाल की खाड़ी में भी और बंगाल में जाकर के खासतौर पर ये अपना जल विसर्जित कर देती है। यह खासतौर पर भारत का सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है, और इसमें भारत का एक द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसको आप माजुली द्वीप कहते हैं। क्लियर हुआ? मध्यवर्ती गंगा के आप देखोगे बांगर व खादर के संलग्न उत्तरी भाग में तराई व भावर प्रदेश के रूप में भी इसको जाना जाता है। भावर प्रदेश हिमालय के दक्षिण भाग में समानांतर पेटी के रूप में आप देखोगे खक्कड़ एक पत्थर युक्त क्षेत्र है, और भावर के दक्षिण में समानांतर पेटी के रूप में यहाँ पर दलदल युक्त तराई के प्रदेश भी आपको मिलते हैं। मतलब ये कीचड़ युक्त होंगे, इसको आपको तराई का प्रदेश कहोगे, लेकिन दलदल होगी। एक बार कोई इसमें गया तो फिर वापस नहीं निकल पाता है। कई बार इस क्षेत्रों में आप देखोगे कुछ स्पीसीज, कुछ जानवर चले जाते हैं और वो धंसते चले जाते हैं नीचे, नहीं बच पाते। क्लियर हुआ? हाँ, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख लीजिएगा, एक पिक्चर और दे दी है, टीम ने लगा दिया है, तो इसको और देख लीजिएगा, थोड़ा इसको देख लें। देखो ये वो मैदान है, ये सब क्या है, यहां पर ये आपको ऊपर क्या दिख रहा है, ये आपको हिमालय दिख रहा है। ऊपर क्या है?
हाँ बोले सर क्या है ये, आप ही बता दो। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये ऊपर जो है आपका ये सब का सब, इधर जो भी आपको उच्च भूमि दिख रही है, ये जो है ये इतनी, ये सब क्या है, ये सब आपकी उच्च जो भूमि है, ये सब आपका हिमालय है, हिमालयन रीजन है ये। वहीं अगर हम देखें ये जो क्षेत्र है इधर नीचे, ये जो आपको थोड़ा सा हम इसको ब्लू कर देते हैं, ये जो क्षेत्र है ये तो इंडस नदी है। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है आप दूसरा वाला, ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ये सब इनके मैदान है नदियों के। ये नदी के मैदान है, यहां पर रिवर, इसको मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। ये आपका मैदानी भाग है, तो ध्यान में आपको रखना है। इसमें 3 नदियां देखो, इधर ब्रह्मपुत्र है, इधर आपकी गंगा है और यहां पर आपकी इंडस है। इनके द्वारा लाए जाते हैं, अपक्ष अपर्दन होता रहता है, क्लियर। तो इनके द्वारा, और यहीं पर एक नदी और आ जाती है यमुना, यमुना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सेशन एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ, आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं आपको, चीजें एकदम क्लियर हैं, आगे बढ़ा जाए। हाँ बोले सर एकदम आनंद की अनुभूति है, बस आप ऐसे ही स्लोली स्लोली चीजों को कराते रहिएगा, बाकी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। क्लियर, 1 से 2 बार अगर आप इस सेशन को देख लोगे तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अन्य कोई क्लास देखने की। मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन की बात कर लें तो देखो, नदी तंत्र के आधार पर हमने देखा, नदी तंत्र के आधार पर हमने देखा इसके विभाजन को। अब हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि नदी तंत्र के आधार पर हम देख चुके हैं कि गंगा का मैदान और सिंधु का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब बात करेंगे हम आपसे मृदा के क्षेत्र के आधार पर, जिसको आप भाबर कहते हैं, तराई कहते हैं, बांगर कहते हैं और खादर कहते हैं। यह है आपकी गंगा नदी, क्लियर। ये कौन सी नदी है, गंगा रिवर आपको देखने के लिए मिल रही है, क्लियर। ये इस तरीके से गंगा बह रही है। अब ये जो ऊपर का क्षेत्र है, यहां पे आपको जो मिलेगा सबसे ऊपर, यहां जो मिलेगा, यहां पर आपको मोटे पर्वत पत्थर मिलेंगे। मैंने देखा है ये क्षेत्र, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में रहता हूं तो ये क्षेत्र से अवगत हूं। तो यहां पर आपको खासतौर पर नदियां नहीं दिखती हैं, यहां पर आपको नदियां नहीं दिखती हैं। जो नदियां होती हैं छोटी छोटी धाराओं में, इनके मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, इनके नीचे बहती हैं, पत्थर के नीचे बहती हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, भावर का क्षेत्र। उसके बाद नीचे जैसे ही उतरोगे तो आपको देखोगे नदियां एक साथ आकर के मिलती हैं, कई ऐसे फॉल बनाती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं और यहां आकर के पानी एकत्रित करती हैं। ये आपका आ जाता है यहाँ, ये जो क्षेत्र आ जाता है इसको बोलते हैं तराइन का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तराई का क्षेत्र। इसके नीचे आ जाता है, यहां पर हो जाता है आपका बांगर। ये पुरानी जलोढ़ होती है, कौन सी जलोढ़ है, ये आपकी यहां पर पुरानी जलोढ़ है, तो इसको बांगर कहते हैं। और ये आपका खादर है, नवीन जलोढ़ देखने के लिए मिलती है, इसको खादर कहते हैं। यही है बस गंगा का मैदान, और क्या है। आइए थोड़ा आगे और बता देते हैं आपको, एक चित्र विशेष से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो समझना, ये आपको विजिबल हो रहा है चित्र। देखो एक्चुअली है क्या, ये आपका हिमालय है, ये हिमालय है, यहां से ये हिमालय है, ये हिमालय है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहां तक शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है। अब यहां से क्या है, कई ऐसी नदियां आती हैं, कौन आती हैं, नदियां यहां पे आती हैं और अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर के आती। तो जो भावर का क्षेत्र होता है वो खासतौर पर क्या होता है, यहां पर आपको कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, ये होता है भावर का क्षेत्र। और इस क्षेत्र में नदियां आपको विजिबल नहीं होंगी। फिर सर कहां बहता है पानी, छोटी छोटी धाराओं में। नदी अभी नदी ने अपना रूप नहीं लिया है, छोटी छोटी धाराओं में बह रही है और ये पत्थर के नीचे से पानी निकलता रहता है, क्लियर। कितना कितना, 1-1, 2-2 फीट पानी रहता है और ये बहता चला जाता है, बस इतना ही पानी होता है। लेकिन जैसे ही ये हरिद्वार जैसे क्षेत्र में आते हैं आप, जैसे ही ये जो आया क्षेत्र, यहां पर भी छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे और आपको यहां पर आपको तराई का क्षेत्र मिलता है। यहां पर नदियां अपने रूपों में आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कई ऐसी छोटी बड़ी धाराएं आकर के यहां पर मिलनी शुरू होती हैं और नदियों का यहां पर रूप लेना शुरू कर देती हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा का रूप आपको स्पष्ट मिलता है, हरिद्वार में आता है ना, उसके पीछे तो कई ऐसी नदियां उसमें मिलती रहती हैं और अपना अपना नाम बनाती हैं। देवप्रयाग तो हरिद्वार में बनता है और उसी देवप्रयाग में आप देखोगे कई नदियां मिलती हैं और जब जाकर के भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, फिर जाकर के क्या बनती है, गंगा बनती है। कहां, तराई के मैदान। जैसे ये तराई का मैदान आता है, क्योंकि कभी रहा होगा, कई पुरानी ये सदियों
बात है कि जब इस गंगा के क्षेत्र में जब ये नदियों ने अपना एक रीजन बनाया होगा, बहने के लिए क्षेत्र बनाया होगा और बड़ी मात्रा में खासतौर पर इसमें पानी आया होगा, क्लियर, तो इन्होंने क्या हुआ, इसके बहुत अधिक मात्रा में जलोढ़ आई और ये दूर दराज के क्षेत्रों तक फैल गई, जिससे एक स्थान बना, जिससे एक पुरानी जलोढ़ बनी जिसको हम बांगर कहते हैं। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसी को बांगर क्षेत्र कहते हैं। और जैसे ही नदी आकर के नदी का जो मुहाना होता है, अब पहल करके नदी गिरती है, यहां पर डेल्टा भी आपको मिल जाता है। क्या मिलता है? डेल्टा भी मिलता है और इसी को खादर कहते हैं। यहां पर ये नवीन जलोढ़ होती है, नवीन जलोढ़ आपको मिलेगी, तो इसको ध्यान में रखना है। बोलो चीजें क्लियर हुई कि नहीं? हाँ, तो एक बार और समझा दें आपको। चलिए एक बार पुनः बता देते हैं, पुनः बता देते हैं, मैं बना देता हूं। 1 सेकेंड रुको। देखिए यहां पे जरा समझना, ये आपकी क्या है, पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ी हैं कुछ इस प्रकार से, और यहीं से आगे जब नदी जा रही है तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? इसी को बोलते हैं बांगर। फिर इसके आगे जो क्षेत्र आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं खासतौर पर क्या, ये है आपका भाबर। ये क्षेत्र आपको मिलेगा तराई। फिर इसके आगे जब आप आओगे, ये जो रीजन है आपका, ये मिलता है आपका बांगर, ये है आपका भाबर, ये है आपका बांगर। और उसके बाद जो आपको आगे क्षेत्र मिलेगा देखने के लिए, ये जो रीजन है, ये ब्लैंक स्लाइड क्यों हो रहा है, तो ये जो रीजन है यहां पर हम कहते हैं इसको खादर। क्लियर? ये आपका क्षेत्र है खादर का। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ जानी। क्लियर हुआ? ये है वो एरिया। चले आइए, तो अब इसको आप समझ लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया, विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहां पर है आपका भाबर। भाबर में खासतौर पर कंकड़ पत्थर युक्त खासतौर पर संरचना का प्रदेश होता है। सिंधु से लेकर तिस्ता नदी तक ये फैला हुआ है। लंबी जड़ें वाले खासतौर पर बड़े बड़े वृक्ष और आवश्यक किंतु छोटे पौधे और खेतों तथा जनसंख्या प्राय यहां पर अभाव आपको मिलती है। फिर उसके बाद आता है तराइन क्षेत्र। ये भाबर प्रदेश के दक्षिण में आपको मिलता है और बांगर के उत्तर में मिलता है। यह लगभग 10 से 15 किलोमीटर एक सकरी पट्टी होती है। दलदल युक्त संरचना का प्रदेश होता है। कृषि के लिए अति उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन कुशल जल प्रबंधन और मृदा प्रबंधन द्वारा चावल और जूट की खेती की जाती है। यहाँ पर ऊंची घास, यहाँ पर आप देखोगे कांस, हाथी घास, भावर घास यहाँ पर मिलती है। मलेरिया के कारण जनसंख्या अधिक नहीं है। यहाँ पर बीमारी बहुत ज्यादा होती है। मच्छर से जनित बीमारी बेजा होती है। यहाँ पर डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा ये हो जाता रहता है यहाँ पे, चिकनगुनिया। आइए उसके बाद आता है आपका बांगर। ये मध्यवर्ती मैदान के पश्चिम भागों को पुराने जलोढ़ के मैदान के रूप में जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लें तो ये लगभग 100 से 300 मीटर है। सामान्यतः बाढ़ मुक्त क्षेत्र होता है। भारत का हरित क्रांति का प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक सिंचित प्रदेश कहा जाता है। विस्तार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्रम से सिंधु के मैदान और ऊपरी गंगा के मैदान को बांगर कहा जाता है। और ये रीजन वह रीजन है जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ और इसी क्षेत्र से कृषि का कटोरा, मैं कहूंगा कि भारत का लगभग 90% कृषि उत्पादन यहीं पर होता है। चावल, गेहूं, गन्ना। क्लियर? हाँ, तो कई ऐसी फसलें होती हैं यहां पर। उसके बाद आता है आपका खादर। खादर में औसतन अगर हम देखें, खादर खासतौर पर औसतन ऊंचाई 35 से 100 मीटर है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ यहां पर आती है। प्रत्येक वर्ष जब आप देखोगे नवीन जलोढ़ निक्षेपण, उपजाऊ मिट्टी यहां पर क्षेत्र देखने के लिए आपको मिलता है और जानमाल की क्षति होती है। मध्य और निम्न गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में भी इसको खादर का विस्तार पूर्वी यूपी, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल तक देखने के लिए मिलता है। बांगर का विस्तार यूपी में अधिक, जबकि खादर का विस्तार बिहार और पश्चिम बंगाल में अधिक होता है।
तो जो उत्तर प्रदेश का रीजन है ये आपका एक बड़ा सिंचित और बड़ा सजग क्षेत्र है। क्लियर? हाँ, तो यहां पर बांगर है, पोलानी, जलोड़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है आपका डेल्टाई प्रदेश। भारत में स्थित गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, क्योंकि दो नदियां आकर के अपना जल इस तरीके से गिरा रही हैं। कहां? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल से आगे बांग्लादेश में। आकृति की बात कर ले तो चापा आकृति है। यहां पर डेल्टा का एक भाग बांग्लादेश में आपको मिलता है। डेल्टा का ऊंचा उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं? चार कहते हैं, और जलयुक्त भाग को, जिसको आप देखोगे, बील कहा जाते हैं। मतलब कि जल से जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? भाग, उसको चार कहा जाता है। और जो नीचे है, जल में युक्त है, उसको कहते हैं बील। चार में मानव बस्तियां, जबकि बील में आप देखोगे मछली पालन होता है। जूट व चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। उसके बाद आता है दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है। जैसे बोले सर समझा दे, ये मान लेते हैं यहां पर आपकी है गंगा नदी और यहीं से होकर के जा रही है यमुना नदी। क्लियर? ये है आपकी गंगा नदी और ये है आपकी यमुना नदी। अब देखो, ये गंगा भी तो यहीं से आ रही होगी ना, कहीं से निकल के ऐसे। अब ये जो इसके बीच का क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो रीजन है आपका दोनों के बीच का क्षेत्र, इसी को कहते हैं दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। अब इनकी कोई सहायक नदियां भी हैं तो उनके बीच में भी आ जाएगा। नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को दोआब कहते हैं। उत्पत्ति मुख्य रूप से नदी व उसकी सहायक नदियों के मिलन क्षेत्र से पहले के। दोआब आप देखोगे उर्वर क्षेत्र होते हैं, अंततः कृषि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहां पर पानी की कोई समस्या नहीं, भूमि बड़ी उपजाऊ होती है। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के दोआब प्रसिद्ध आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें रचना का दोआब आपको मिल जाता है। क्लियर? हाँ। कुछ अब शब्दावली हैं, उन शब्दावलियों को भी थोड़ा सा आपको परिचित कराते हैं, फिर क्लास को द एंड करेंगे। फिर साउथ इंडिया को बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। खोल की अगर हम बात कर लें, खोल मतलब कि बांगर और खादर को अलग करने वाली आप देखोगे उच्च भूमि को खोल कहते हैं। इन सब के अलावा पश्चिम और पूर्वी क्रम से बांगर और खादर के क्षेत्र में जिन्हें 100 मीटर की आप देखोगे कंटूर लाइन माना जाता है। जैसे मान लीजिए एक तरफ है आपका बांगर का क्षेत्र, ये मान लेते हैं बांगर का क्षेत्र है, और ये आपका खादर का क्षेत्र है। क्लियर? ये जो बीच का क्षेत्र है, ये जो पट्टी है, क्लियर, ये जो बीच की पट्टी है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं खोल। और ये लगभग कितनी है? 100 मीटर के आसपास की होती है। क्लियर? जो आपकी क्या करती है? बांगर और खादर को अलग करती है, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका चो या चोस। चो या चोस क्या है? शिवालिक के दक्षिण आप देखोगे ढलानों पर उतरती हुई बरसाती नदियों को चोस कहते हैं। ये जो आपका हमने देखा था हिमालय कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से देखा था कि नहीं? ये जो आपका शिवालिक है, ये आपका शिवालिक हिमालय है। ये शिवालिक जो हिमालय, यहां से कई नदियां नीचे की तरफ उतर रही हैं, ये इस प्रकार से। तो इसी को कहते हैं क्या? इस ढलानी भाग को कहते हैं खासतौर पर चोस या फिर चो। ऐसी नदियां द्वारा शिवालिक के ढलान पर आप देखोगे उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है, जिसे चोस भूमि कहते हैं। तो पूछा जा सकता है चोस भूमि कहां पर है? शिवालिक के दक्षिणी ढलान पर आपको मिलेगी चोस भूमि, जहां से नदियां आती हैं उतरती हैं, वहां पर उबड़ खाबड़ स्थल बन जाता है। रीजन होता है इसका कि उबड़ खाबड़ स्थल इसलिए बन जाता है क्योंकि जलोढ़ ये अपने साथ ले आती है वहां से मिट्टी, इसलिए ये बन जाता है। भूंड की बात कर लो, ये बांगर मृदा के क्षेत्र में अपक्षय की क्रिया होती है और महीन मिट्टी के कण विस्थापित हो जाते हैं। इसमें खलपै खासतौर पर मोटे कणों वाली बालू के ढेर कहीं कहीं दिखाई देते हैं, जिन्हें भूड़ कहते हैं। भूड़ खासतौर पर क्या होता है? जैसे रेत के कई वाले टीले आपने देखे होंगे, कई जगह आप जा रहे हैं अचानक से आप देख रहे होंगे, कई बार क्या होता है रेत के टीले आपको मिल जाएंगे। कई बार आप उत्तर प्रदेश में सफर करोगे तो आपको कई जगह देखने के मिलेंगे, रेत के टीले मिल जाएंगे, पंजाब में मिल जाएंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले। तो ये कहां से आए? इसी को हम भूड़ कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी को हम भूड़ कहते हैं। यहां पर आपको कोई पहाड़ी नहीं दिख रही है, अचानक से एक पहाड़ी सी आ गई, बेसिक पहाड़ी नहीं है, वो रेत का एक टीला है, उसको भूड़ कहते हैं। महीन बालू होती है वो। क्लियर? चलो, वैसे ही आता है आपका धाड़।
धाड़ ये सिंधु के डेल्टाई प्रदेश में पाई जाने वाली झीलें होती हैं। क्या होती हैं? ये एक लेक होती हैं। ये जो लेक है आपकी, इसी को कहते हैं धाड़, जो नदियों के जल के एकत्रित होने से विकसित होती है। यहां पर कई नदियां आकर के क्या गिर रही हैं, ऊपर से मान लीजिए नदियां आई और यहां पर गिरनी शुरू हुई, यहां पर कोई लेक बना दी, उसको धाड़ कह देते हैं। देयर आर लेक फाउंड इन द deltic region of the Indus and which have and developed due to the an accumulation of water and from rivers। तो किसके कारण होता है? नदी का जब पानी गिरता है इस क्षेत्र में, किसी पार्टिकुलर रीजन में, वहां पर एक नदी वो एक लेक बन जाता है, एक कटोरा सा बन जाता है। ठीक है, यही कटोरा क्या है? ये कटोरा के टाइप का बन जाता है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है। अब इसमें नदियां गिर रही हैं ऐसे आकर के, और पानी यहां से इकट्ठा होगा, ये भरेगा, फिर इधर चला जाएगा। तो यहीं पर क्या है, इसको धाड़ कहते हैं। चलो, रेह और कल्लर, एक और आपने सुना होगा रेह और कल्लर। ये हरित क्रांति के क्षेत्र में विकसित लवण युक्त मृदा होती है। क्या है? लवणीय युक्त मृदा है। यहां पर लवणीय मृदा होती है, क्योंकि हुआ क्या है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ आपका 1964 में, हरित क्रांति हुई, तो बहुत अधिक मात्रा में यहां पर फर्टिलाइजर यूज हुआ। आज इसको इतना सिंचित कर दिया है, इस भूमि को इतना पानी हमने दे दिया है, ये आप देखोगे उपजाऊ मिट्टी रही नहीं, ये अनुपजाऊ बन गई। यहां पर आप कुछ बोना चाहते हो, होता ही नहीं, तो यहां पर लवणीय मृदा क्षेत्र बन जाता है। इसी को रेह और कल्लर कहते हैं। उत्पत्ति जल जमाव और बाष्पीकरण के कारण मृदा के लवणों की मात्रा में वृद्धि होगी। जैसे ही वृद्धि हुई, यहां पर रेह बन गया। बांगर मृदा के क्षेत्र में नमक आप देखोगे युक्त सफेद वाले एक क्षेत्र आपको मिल जाते हैं। जैसे हमने एक इसकी पिक्चर लगाई है, इसको आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के क्षेत्र आपके बन जाते हैं। यह है रेह और कल्लर। यहां से जल का बाष्पीकरण हो गया और ये जम गया है, इस तरीके से बन जाता है। इसको बोलते हैं लवणीय मृदा। अब आप कर लो, इसमें कोई फसल नहीं होने की है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक हो चुके हैं। अब किसान क्या करेगा? इसको खाली करेगा, यहां से इसको ट्रैक्टर थ्रेशर के माध्यम से अलग करवाएगा। इन सब के अलावा अन्य और भी टर्मिनोलॉजी है, भेंट भूमि या फिर ब्लॉक या फिर धाया, बेट एंड आप देखोगे वुफ धाया। सिंधु के मैदान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब हरियाणा में बेट भूमियां इसमें मिलती हैं। कहां पर? पंजाब और हरियाणा में बेट भूमियां आपको मिल जाती हैं, सिंधु में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। तो ये है। अब आता है आपका मध्यवर्ती मैदान का महत्व क्या है? तो महत्व तो कई आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, बाकी आप इससे इंटरलिंकिंग कर लेंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखो, चाहे आपसे पर्वतों के मैदान की बात कर ले, पहाड़ियों के मैदान की बात कर ले, हिमालय के मैदान की बात कर ले, कोई सा भी महत्व आपसे पूछे, तो महत्व इनके क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान में आपको रखना है। पहला आप बताओगे, पहला होता है सर आपका कौन सा? आर्थिक महत्व आप बताओगे। दूसरा बताओगे आप आर्थिक के साथ साथ भौगोलिक। महत्व बताओगे। उसके बाद बताओगे सामाजिक। उसके बाद बताओगे आप सांस्कृतिक। और एक और आप बता दोगे, यहां लिख देते हैं राजनीतिक। ये आप पांच को, अब इसको कनेक्ट करना है आपको सभी को। आर्थिक महत्व कई होते हैं यहां पर, भौगोलिक महत्व कई है, सामाजिक महत्व कई है, क्योंकि संस्कृति है ना, डाइवर्सिटी, और उसके साथ साथ आप देखोगे राजनीतिक। तो अब आपको ये चीजें इस तरीके से लिंक करके लिख देनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है इसमें महत्व। क्यों? विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देश का लगभग 47% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। हिमालय पर्वत एक तरीके से उपहार के रूप में है। मानसून को यहाँ पर अवरोधक का काम करता है, बरसात करा देता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं आने नहीं देता। एक भी आक्रमण हमें बता दो यहाँ से हुआ हो, है ना, एक सिक्योरिटी फुलफिल करता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में प्रमुख कृषि क्षेत्र के लिए जानी जाती है। समतल भूमि एकदम प्लान, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब कि कोई बाढ़ कोई भी समस्या नहीं। यहाँ पर रेल मार्ग, जल मार्गों का और नदियों का जाल है। व्यापारिक और औद्योगिक महत्व, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गलियारे, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का आप देखोगे व्यापक संभावना यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलती है। तो कई महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका हिमालय के बारे में और खासतौर पर ये मैदान के बारे में। अब तक हमने क्या क्या देखा है? देखो, एक तो पहली क्लास ली थी हमने, उसमें इंट्रोडक्शन देखा था पूर्ण रूप से, और इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है आपसे? हमने देखा है आपसे हिमालय हमने आपके बारे में, ये एच है, HI लिखा है, आधा हिंदी आधा
इंग्लिश। आज की सरकार ऐसी लिख रही है, इसको इंग्लिश कहते हैं, समझो, इसको इंग्लिश कहते हैं, ना हिंदी और ना इंग्लिश, तो इसको इंग्लिश कहते हैं। हिमालय देखा, इसकी उत्पत्ति, विकास, सारी चीजें देखी। पहला टॉपिक पुनः दोबारा लिखते हैं, अच्छे से लिखेंगे। हाँ, हिमालय पहला हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले देखा हिमालय, पहला टॉपिक हिमालय रहा। दूसरा टॉपिक हमने देखे यहां के दर्रे। तीसरा टॉपिक हमने देखा आपका मैदान। मैदान कहां का, मैदान हमने देखा उत्तर का मैदान। कहां का, उत्तर का मैदान। और उसके साथ साथ यहां पर हमने देखे, हिमालय देखा, कई ऐसे ग्लेशियर भी हमने यहां पर देखे, और उसके साथ साथ पर्वत चोटियों की बात करी, जो पर्वत चोटियां हैं वो भी हमने देखी। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपसे यहां पे समझ लिए हैं। कल का जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो इस पे सेशन लेंगे, वो प्रायद्वीप या पठार के बारे में देखेंगे। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको भी जरा समझ लेते हैं। बोले सर नेक्स्ट में क्या क्या लोगे, जरा उसको भी बता दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपसे क्या क्या देखेंगे, तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखो, नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ में जो चर्चा परिचर्चा करेंगे, पहले देखेंगे प्रायद्वीप या पठार। तो सबसे पहले देखेंगे हम पठार, क्लियर। उसके बाद में सारे पठारों को जान लेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम घाट, घाट दोनों देखेंगे, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे जो आपके आइसलैंड है, आइसलैंड है जो द्वीप है, इसमें दोनों को देखेंगे, अंडमान और निकोबार। और इनके साथ साथ हम देखेंगे आपका लक्षद्वीप। तो अगला टॉपिक इस पर रहेगा, और इसका हम डिटेल्स में आपको कंप्लीट एनालिसिस करवा देंगे और मैपिंग भी करवा देंगे। बोलो चीजें क्लियर रहेंगी कि नहीं, आनंद की अनुभूति होगी पूर्ण रूप से। तो प्रिय विद्यार्थी, मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको सेशन कैसा लगा है, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देखते हैं शेयर भी करें, अपना फीडबैक अवश्य रूप से दें। और जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे तो नेक्स्ट सेशन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। बेस्ट ऑफ लक, बाय।